ये आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या आप वही पुराने वाले फरहान साहब? बहुत अलग सवाल है। ये जो सॉफ्टवेयर था आज भी वही सॉफ्टवेयर है मेरा, उसको अपडेट की जरूरत नहीं है। ये शक करना कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया कि नहीं, ये हल की बात है। ये आपको अवॉइड करना चाहिए इस तरह के कमेंट्स पास करने। मुझे शायद अंदाजा था अच्छी तरह कि वो दे विल अरेस्ट मी, लेकिन मेरे पास क्या ऑप्शन था कि मैं भागता फिरूं इधर से उधर, मुल्क छोड़ के चला जाऊं एक दफा। फिर मैं क्यों करूं? ये मैंने क्या किया है? पेका के बाद तो एफआईए के पास बेपनाह इख्तियार, न्यूक्लियर आर्सनल है। अब वो किसी भी शख्स को पकड़ लें, कुछ भी कर लें, और वसाइल इतने कम है कि आयो जब मुल्जिम को अदालत लेके जाता है तो गाड़ी में फ्यूल भी अपने पैसों से डलवाता है। एक आयो के पास एवरेज 400 से 500 इंक्वायरीज हैं जो उसने स्टार्ट की। 25 से 30 एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो। यार रिमांड पर है, टॉर्चर तो नहीं कर रहे होंगे? नहीं, वो हमारे ऊपर वाले बैरक में मैं भूलूंगा नहीं, तो जब लाइट चली जाती थी ना तो वहाँ गाने गाना शुरू होते थे। तो बनती है क्या था? तेरी याद तेरी, हाँ याद आ गया। चलने को साथ मेरे, उसने एकदम हाई पिच पे गया ना वो, मतलब वो रो रहा था, वो गाना नहीं गा रहा था। उसकी आवाज उठी और मेरा दिल बैठ गया ना। 5800 या 900 टोटल कैदी हैं लानी जेल में। सिर्फ 100 या 200 हैं जो कन्विक्टेड हैं, बाकी सब अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। कोई 4 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 5 साल से अंडर ट्रायल है, और 5 साल ट्रायल के बाद पता चला ये तो मुल्जिम था ही नहीं, बेगुनाह था। ताकत वाले पता नहीं कैसे जवाब देंगे क़यामत के दिन। इस मुल्क से उम्मीद रखने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, मायूसी कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए आपके। मैं मर भी जाऊं, रफ्तार बढ़नी चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ अरसे में रफ्तार और फरहान मलिक साहब के साथ बहुत कुछ हुआ, यानी यूं कहें तो गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक सब कुछ हो गया। तो अब इस सब के बाद सवालात का एक अंबार है जिसका रुख फरहान मलिक साहब की तरफ और रफ्तार की जानिब हो गया है। इस सब के बाद हमने फरहान साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे दरमियान आए, अपनी टीम के सवालों के जवाब दें और व्यूअर्स के भी। तो हमारी रिक्वेस्ट को पूरा किया है और हमारे साथ मौजूद हैं फरहान मलिक साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, इजाज़त दे तो बिना किसी तमहीद के एक सवाल अगर मैं आपसे करूं। एक सवाल नहीं, ज्यादा कर लें। अभी एक सवाल के, अभी जो आप मेरे सामने मौजूद हैं, तो ये आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या आप वही पुराने वाले फरहान साहब? बहुत अलग सवाल है। एक तो ये कि इस पर मेरी दो राय है, लेकिन पहले मैं जवाब दे दूं तो ताकि लोग ये ना समझे कि मैं तामुल का शिकार हो रहा हूँ। पहला जवाब ये है कि देखो, सॉफ्टवेयर अपडेट कौन सा होता है जिसमें कोई बग होता है? सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए उसमें बग होना लाजमी है ना यार। हमारा सॉफ्टवेयर है 1500 साल पुराना। वो सॉफ्टवेयर है कुरान और अल्लाह के नबी की जिंदगी का सॉफ्टवेयर। मेरा ईमान है कि जब तक दुनिया है ना, वो सॉफ्टवेयर कोई ना अपडेट कर सकता है ना चेंज कर सकता है। मेरा तो सॉफ्टवेयर वही है। अब उस सॉफ्टवेयर को कोई अगर बग है किसी में, कोई समझता है उस सॉफ्टवेयर को अपडेट होना चाहिए, तो उसकी मर्जी है। मेरे ख्याल से तो परफेक्ट सॉफ्टवेयर है, और अल्लाह का शुक्र है जो सॉफ्टवेयर था 19 मार्च को, आज भी वही सॉफ्टवेयर है मेरा। उसको अपडेट की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल बहुत अमूमी और बुनियादी और है। दूसरा, लेकिन एक बात, दूसरा जवाब, आई सी दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड आई सॉ दैट, इतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ मैंने भी देखा कि अब देखते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया कि नहीं हो गया। मेरे ख्याल से किसी भी शख्स से, मैं इस वजह से नहीं कहना चाह रहा क्योंकि मैं खुद एक ऑर्डील से गुजर के आ रहा हूँ, किसी भी शख्स से जो किसी मुश्किल से गुजरा हो, आप अपने घर पे बैठ के, लाज़िम बात है मोहब्बत भी करते हैं, आपका हक होता है कि आप क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन किसी की नीयत और किसी के रवैये पे ये शक करना कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया कि नहीं, ये मुझे छोटी बात लगती है, हल्की बात है। ये आपको अवॉइड करना चाहिए इस तरह के कमेंट्स पास करना किसी ऐसे शख्स के साथ, क्योंकि अगर उसको उसके लिए ये काम करना ही था तो फिर वो उस तकलीफ से गुजरता क्यों जिससे वो गुजरा है ना। अगर आप भी उसी तरह की किसी तकलीफ से गुजरे हुए हैं और आप फिर ये बात कह रहे हैं, फिर तो फिर भी चलें, आपका कुछ इस्तेकाक है कि आप इस तरह का कोई एक फतवा दें उसके बारे में। लेकिन अगर आप कभी इस तरह की किसी, आपने सच बोलने की वजह से, मजलूम का साथ देने की वजह से, आपने ज़िंदगी में कभी किसी ने आप पर उंगली भी नहीं रखी है और आप कीबोर्ड पर उंगली दबाकर किसी से पूछ रहे हैं उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है कि नहीं, थोड़ी सी हल्की बात है और मेरे ख्याल से अवॉइड करनी चाहिए, नहीं कहना चाहिए। इससे लोगों को तकलीफ होती होगी। मैंने अपना जवाब दे दिया है कि मेरे सॉफ्टवेयर का क्या सिचुएशन है, लेकिन किसी से भी ये सवाल थोड़ा सा इनसेंसिटिव है क्योंकि आप उस पर बराह रास्त शक कर रहे हैं। और सियासतदानों से आप ये बात करें, सियासतदान ताकतवर लोग होते हैं, वो इक़्तिदार में आते हैं, वो फ़ायदे उठाते हैं, वो नुकसान भी उठाते हैं। यार सहाफ़ी या प्रोफेशनल से ये सवाल करना
हल्की बात। एनीवे यस प्लीज। अच्छा सर, अभी डिटेल्स में तो इस सारी चीज़ों के हम जाएंगे, लेकिन हमारी ऑडियंस, क्योंकि हमने उनसे भी सवाल लिए हैं, तो वो एक चीज़ समझना चाह रहे हैं इससे पहले कि वहाँ क्या हुआ और ये अरेस्ट, ये तमाम तर चीज़ें, ये सारे मामला शुरू कहाँ से हुआ, अगर वो आप उनको ये सब चीज़ बता दें थोड़ा। आई थिंक द फैक्ट्स आर आउट देयर, हकायक सबके सामने है। आई थिंक आप लोगों ने, जब मैं अंदर था तो उसको बार बार सोशल मीडिया पे बताया भी। आई थिंक 8 नवंबर को मुझे पहला नोटिस मौसूल हुआ एंटी स्टेट कंटेंट के हवाले से FIA का कराची में। फिर 15-16 नवंबर को दूसरा नोटिस मौसूल हो गया इस्लामाबाद हियरिंग के हवाले से। वो मुझे सोशल मीडिया से मिला, वो शायद आज तक मेरे घर नहीं आया वो नोटिस। दोनों समन्स पे मैं गया। एक्चुअली मुझसे कोई खास सवालात पूछे नहीं गए, तो खैर जो भी सवालात थे मुझे एक दो वही थंबनेल्स वगैरह दिखाए, तो उस पर मैंने बताया ये बात है, ये बात है। मुझसे मेरा एक रिटन स्टेटमेंट लिया गया, मैंने वो स्टेटमेंट लिख के दे दिया कि भाई मेरा ये बैकग्राउंड है, मैं ये काम करता हूँ, बुनियादी एक अपनी इंट्रोडक्शन और इन चीज़ों के मुताल्लिक़ को लिख के दे दिया। उसके बाद फिर खामोशी थी। हमारे पास सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, जस्टिस सलाउद्दीन पनर साहब ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने हमें एक प्रोटेक्टिव सॉर्ट ऑफ एक ऑर्डर दिया हुआ था हमारे लिए। फिर पिछले महीने की 10 तारीख को वो ऑर्डर के आगा साहब, अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर दे, जस्टिस के आगा ने, उन्होंने वो ऑर्डर रिवोक कर दिया। उसके विद इन अ वीक जो कुछ हुआ आपके सामने है। तो इसका बैकग्राउंड कोई बहुत, देखिए लोग हमेशा ये समझते हैं, मुझे बाहर भी लोग मिल रहे हैं कि कोई पता नहीं कोई क्या हो रहा था। कुछ नहीं हो रहा था भाई, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल पब्लिक आई में है, और मुझे जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मैं जो बात कमरे में कर रहा होता हूँ वही बात बाहर भी करता हूँ। कोई सीक्रेट पीछे कुछ नहीं हो रहा था, सबको पता है नोटिस आए थे, सबको पता है हमने सिंध हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव ऑर्डर लिया था, सबको पता है कि आगा साहब ने वो प्रोटेक्टिव ऑर्डर रिवोक किया, सबको पता है कि FIA की टीम 19 तारीख को यहाँ आई, सबको पता है, बल्कि मेरे ख्याल से सबको ही पता है कि मैं खुद डायरेक्टर FIA साहब से मिलने गया कि क्या वजह है, क्या ज़रूरत पेश आ गई है, क्या मसला हो गया, मेरी कोई ज़रूरत है आपको, आपने कोई तहकीक करनी है, कोई बात पूछनी है। मैं तो खुद गया ना, सबको पता है, और सबको ये भी पता है कि उन्होंने फिर मुझे अरेस्ट कर लिया। अब उसकी तफसीलात में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप बहुत निटी-ग्रिटीज़ में जाना चाहते हैं। जो फैक्ट्स है मैं सामने रख दूंगा। देखो फैक्ट्स तो इंडिस्प्यूटेबल है ना, सबके सामने हैं, वो आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, कर लीजिए। सर कितने दिन आपने FIA की तहवील में गुजारे और कितने दिन जेल में गुजारे, और ये कैसे गुजरे? ये भी पब्लिक आई में है। मेरे ख्याल से 20 तारीख को मैं अरेस्ट हो गया था, और 20 तारीख से लेकर 31 तारीख तक मैं FIA के पास रहा, उनका मेहमान था। 31 तारीख को ईद के दिन मैं जेल भेज दिया गया, लांडी जेल। बड़ी ज़बरदस्त जेल है जी, वहाँ पर जरदारी साहब भी रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी रहे हैं, शहबाज शरीफ भी रहे हैं, नवाज शरीफ भी रहे हैं, सारे बड़े बड़े लोग रहे हैं। वेल काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो मैं भी वहाँ रहा, तो बड़े मज़े मज़े के किस्से भी सुनने में मिले इन सियासतदानों के बारे में वहाँ पे। बट एनीवे, सो उससे लेके फिर 7 तारीख तक मैं वहाँ था, पूरा 1 हफ्ता। सर अच्छा, क्लास क्या मिली हुई थी आपको वहाँ? जेल में? जी जी। यार लांडी जेल में ना प्रॉपर B क्लास है नहीं। अच्छा। तो उन्होंने एक मेक शिफ्ट सॉर्ट ऑफ एक बैरिक ही था, नॉर्मल बैरिक था उसमें, लेकिन बस कैदी कम थे, तो वहाँ मुझे रखा हुआ था, चारपाई मिली हुई थी मुझे। और FIA की तहवील में जब थे तो वहाँ उनका रवैया कैसा था? FIA का बिलूम रवैया बहुत रिस्पेक्टेबल था। इतना रिस्पेक्टेबल था कि मुझसे तो मेरे हाल के अलावा कुछ पूछा भी नहीं। तो 12 दिन तक बिठा के रखा, कुछ पूछा नहीं। बाकी यस, कोई मेरे साथ पहले चंद 1-2 दिन के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जिसको मैं कह सकूं कि यार बड़ी मेरे साथ, मतलब प्रोसेस ही ज़्यादती था, मतलब जो मेरे साथ किया गया और जिस तरह से मुझे एक बिल्कुल बेबुनियाद केस में मुलव्वस किया गया है वो तो था, लेकिन वो तो सबके सामने है। लेकिन उसके अलावा कोई अलग से, हाँ मुझे पता चला कि जब मैं अंदर था तो यहाँ पे शायद कोई रेड वेड हुई, दफ्तर में आए गए, उसमें जो कुछ हुआ मेरे साथ, कोई अंदर कोई ऐसी, मैं ये नहीं कहूँगा किसी ने मेरे साथ ज्यादती की। अच्छा सर, जब किसी चीज़ का रिमांड, आपका जैसे रिमांड लिया गया, तो रिमांड का मतलब ही ये होता है कि इदारे ने आपसे तफ्तीश करनी है, जो आपके ऊपर एलिगेशन है उसको प्रूफ करना है ताकि अदालत में पेश कर सके। जी। तो इस दौरान आपसे कोई तफ्तीश भी तो हो रही होगी, कुछ मनवाने की कोशिश की जा रही कुछ भी, कोई तफ्तीश नहीं। और ख़ास तौर पे ये जो दूसरे वाला केस था, कॉल सेंटर वाला, अच्छा मैं थोड़ा सा लेट मी टेक यू बैक टू द फर्स्ट डे। मैं वहाँ 1 बजे पहुँच गया था, 2 बजे पहुँच गया था FIA सेंटर।
तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी थे, साथी भी थे, उनको आप लोगों ने अपनी वीडियोज़ में भी अक्सर देखा है। तो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जब गया मस्जिद, तो मैंने नोट किया कि FIA का एक एहलकार मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो मुझे उस वक्त रियलाइज़ हो गया था, मैंने कहा यार ये कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। लेकिन ऑफ कोर्स देखो फैसल, यार हम कौन है यार, हम कोई मतलब ड्रग डीलर हैं, हम कोई कौन है कि हम भागेंगे, एब्सकॉन्डर हो जाएंगे, कि मेरे घर पे डॉन है कि हमें 9 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है और हम भाग रहे हैं इधर से उधर। आई न्यू, मुझे शायद अंदाज़ा था अच्छी तरह कि दे विल अरेस्ट मी, लेकिन मेरे पास क्या ऑप्शन था कि मैं भागता फिरूं इधर से उधर, मुल्क छोड़ के चला जाऊं एक दफ़ा फिर? मतलब क्या करूं मैं, क्यों करूं ये? मतलब मैं जेन्युइनली जानना चाहता था भाई प्रॉब्लम क्या है आपको मुझसे, मैंने क्या किया है? तो खैर जब मैं ये कहता हूँ तो मुझे वकार ज़का याद आ जाते हैं, लेकिन लिटरली मेरा सवाल वही था कि बॉस मैंने किया क्या है। आपके बाद सर मैंने बहुत से लोगों को डील किया, तो बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि जब फरहान साहब को ये पता था कि ये होगा, वो जापान से ही क्यों आए? गालिबन आप 1 महीना पहले जापान में थे। 14-15 तारीख को आया था। जापान से काफ़ी लोग कह रहे थे, तो उनको जवाब आप ऑन कैमरा दे दें कि आपको जापान से आने की ज़रूरत ही क्या थी जब आपको पता था कि ये होगा और केसेस चल रहे हैं। और वैसे भी लग तो रहा था ना, जिस तरह आपका नाम एक तो PCL यार में मुझे डाला था। जापानीज आती नहीं है, तो मैं वहाँ कैसे गुजारा करता? ये तो इसका शॉर्ट आंसर है। लॉन्ग आंसर ये है पार्टनर, तकलीफ तो है दुनिया में ना, जापान में भी तकलीफ है, पाकिस्तान में भी तकलीफ है, इंग्लिस्तान में भी तकलीफ है, हिंदुस्तान में भी तकलीफ है। यू हैव टू पिक योर पेन, एंड आई चूज टू पिक द पेन ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान। ये मेरी एक डिलिबरेट चॉइस है। अल्लाह ताला आफियत का मामला करे, तकलीफ मांगनी नहीं चाहिए, अल्लाह से हमेशा आफियत मांगनी चाहिए। ना मैं मांगता हूँ ना अपने लिए ना किसी और के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। देखो ना फैसल, एक बड़ी सिंपल सी बात बताओ, तुम लोग तो बाहर थे, मुझे तो बाहर आके अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह की कम्युनिटी, इसी पाकिस्तान ने, चलो मुझे एक निज़ाम ने मुझे एक रगड़ा दिया 19 दिन का, लेकिन इसी पाकिस्तान ने वो मोहब्बत, वो कम्युनिटी सपोर्ट, वो प्यार, वो फ़िक्र, वो दुआएं, मतलब कल तुम्हारे सामने वो आए हुए थे तुम्हारे एक गेस्ट, वो कह रहे हैं यार हमारे घर वाले आपके लिए दुआ कर, वो मुझे नहीं जानते ना, क्या बोला उन्होंने? इस तरह के कितने लोग मिल रहे हैं, पाकिस्तानी है ना। सो देयर इज सम गुडनेस इन दिस सोसाइटी ना, कोई खैर है ना, वो भी तो इसी मुल्क में है। आपको टैप करना है ना उसको, आपको जैसा करे ना कि वो खैर मुतवज्जा हो आपकी तरफ, इतनी सी बात है। सो मैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही हूँ बॉस, मैंने कहाँ जाना है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि आपसे वहाँ पे कोई ख़ास ऐसी तफ्तीश भी नहीं कर रहे थे, तो आप तकरीबन 19 दिन रहे, आपका जेल में दिन कैसा गुजरता था वो तो बताएं, सारा दिन आप करते क्या थे? जबरदस्त, दैट्स द बेस्ट क्वेश्चन। यू नो, जब मुझे वो लेके गया ना अंदर, तो एक आयत है कुरान की, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। तो आई थिंक वो जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब थे, वो शायद थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं थोड़ा रिएक्ट करूंगा या परेशान। मैंने, वो मुझे डायरेक्टर साहब से मिलाने के लिए ऊपर लेके चले, कि मुझे पता था डायरेक्टर साहब किसी और फ्लोर पे हैं, मुझे किसी और फ्लोर पे किसी और तरफ लेके जा रहे थे। मैं चलता चला गया, फिर उन्होंने बिल्कुल मुझे जेल सेल के सामने जाके बोला, फरहान भाई हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने बस एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बता देना मेरे घर वालों को कि ये नहीं कि अब तुम मुझे 5 घंटे यहाँ अरेस्ट करने के बावजूद, मैंने कहा एक तो FIR दिखाओ, मैंने कहा पर्चा कहाँ है, वो उन्होंने मुझे नहीं दिखाई बाय द वे। मैंने कहा मुझे FIR तो दिखाओ, किस केस में मुझे पकड़ रहे हैं, क्या FIR आपने दी है मेरे खिलाफ। और मैंने सिर्फ उस वक्त यही कहा, कुल नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। और मैं जाके अंदर बैठ गया, और पता नहीं अच्छी बात है बुरी बात है, उस रात को वो जेल सेल खाली था बिल्कुल, तो मैं अकेला बंदा था अंदर। तो लाज़मी बात है, वो जेल सेल होता है, वो लॉकअप थी, मतलब जेल सेल तो नहीं था, लॉकअप। मैं आपको कोई नज़र आ रहे थे, तफ्तीशी अफसर आसपास थे? आप नहीं, वो बिल्कुल ही कोने में था। जो लोग आए उन्होंने देखा है, वो लॉकअप बिल्कुल कोने में था, एक राहदारी के, तो उसके सामने सिर्फ बाथरूम था, तो जो बाथरूम आ जा रहे थे वो लोग नज़र आते थे सलाखों के उस तरफ से। फिर मैंने बेसिकली अपने आप को साइकअप किया, और चूँकि रमज़ान के आखिरी दिन भी थे, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि एतकाफ़ शुरू हो गया। तो मैंने सबसे पहले जो चीज़ उनसे मांगी वो कुरान मांगा। मैंने कहा यार मुझे कुरान दे दें, तो उन्होंने मुझे कुरान दे दिया और पढ़ना शुरू हुआ। 3 कुरान ख़त्म हुए 19 दिनों में। तो ये हुआ। उसके अलावा बुक्स पढ़ी, और सो इस तरह टाइम गुजरा। लेकिन मोइज़ जाफरी जो मेरे लॉयर हैं, जब उनसे मेरे अरेस्ट के बाद मिलने आए थे, अगले दिन आए थे, रिमांड वाले दिन आए थे ना। हाँ,
तो मुलाकात उन्होंने मुझे एक जुमला कहा, मोइज़ जाफ़री ने, मैंने बाय द वे अपने उसमें ट्वीट में कहा भी है कि माहिर कानून होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन माहिर नफ्सियात भी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर मलिक, योर बिगेस्ट एनिमी विल बी बोर्डम। वक्त कैसे गुजरेगा ये बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि वक्त नहीं गुजरेगा आपका, एक एक घंटा एक एक दिन के बराबर हो जाएगा। और बिल्कुल ठीक कहा था। तो वो एक चैलेंज बिल्कुल था। तो मेरे पास एक डायरी है, अगर आप लोग चाहेंगे तो कभी मैं उसको पब्लिक भी कर दूंगा। उस डायरी में मैंने ना पहले दिन मैंने एक्सपेक्टेड 1 हफ्ते के घंटों का एक चार्ट बना लिया, क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं थी। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब एक हफ्ते में जितने भी घंटे होते हैं, मैंने 120 घंटों का एक चार्ट बनाया पहले मैंने। फिर एक एक घंटा जब गुजरता था, नमाज का टाइम देके उसको काट देता था, तो उससे मुझे एक डोपामिन रश मिलता था ना, टारगेट अचीव्ड। आई वाज प्लेइंग विद माय ब्रेन केमिस्ट्री। तो मैं उसको काट देता था, यार 1 घंटा गुजर गया, मैंने कहा चलो 5% टाइम गुजर गया, 7% गुजर गया। सो दैट्स हाउ आई स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम। इसी शायद जेल के अंदर यही अहवाल होते हैं कि हमने देखा है बड़ी बड़ी किताबें भी जेल के अंदर लिखी गई, गुबार खातिर पसे दीवार ज़िंदा। तो आपका फिक्री वहाँ पे क्या सोच चल रही थी कि आप किस फिक्री अमल से गुजरे, उसके बाद आपके जहन में क्या ख्यालात आए मुस्तकबिल के हवाले से, अपने कंटेंट के लिए भी और पर्सनली भी? टू बी ऑनेस्ट विद यू, जब आदमी इस किस्म की मुश्किल में होता है तो कम अज़ कम मैं तो आई वाज ट्राइंग टू यूज़ दैट सॉलिट्यूड, मैं उस खिलवत को मैं अल्लाह ताला से कनेक्ट होने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था। और एक जो बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया, और मैं चाहता हूँ कि ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड दिस, कि जो सुकून का कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्सटर्नलाइज नहीं कर सकते आप। मतलब ये कि मेरी उस लड़की से शादी हो गई तो बस ज़िंदगी सेट है, मेरी उतनी तनख्वाह हो गई ज़िंदगी सेट है, एक दफ़ा अमेरिका चला जाऊँ ज़िंदगी सेट है, ये गाड़ी खरीद लूँ ज़िंदगी सेट है। कभी नहीं सुकून अचीव करेंगे आप। अल्लाह ताला ने सबसे कीमती चीज़ को एक्सटर्नलाइज रखा ही नहीं है। सुकून सबसे कीमती चीज़ है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह ताला कह रहा है ये जो सुकून की दौलत है ये इंटरनलाइज्ड है। सो मैं सच कह रहा हूँ, पता नहीं कोई कंट्रोवर्शियल बात हो तो एडिट कर देना। मैंने ड्यूरिंग दीज 19 डेज बहुत सारी दफ़ा अपने आप को अल्लाह ताला से, बैतुल्लाह से ज़्यादा कनेक्टेड पाया। मेरा बहुत दफ़ा सफ़र हुआ है बैतुल्लाह का, और आप हरम में मताफ में खड़े होते हैं और आपके दिल की वो कैफियत नहीं होती। जो लोग सफ़र कर चुके हैं उनको पता होगा। लेकिन वो जेल सेल में और इस कैद में ज़्यादा कनेक्टेड पाया। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं होता ना बॉस, अल्लाह कुछ चीज़ें रखता है ना, अल्लाह सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में, लेकिन अल्लाह ने ये सुकून का कॉन्सेप्ट अपने हाथ में रखा है। यार ये मैं किसी दुश्मन के हाथ में नहीं दूंगा तुम्हारे, ये मैं अपने पास रखूंगा। और फिर मैं तुमको, फिर इब्राहीम को आग में सुकून मिलता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर में सुकून मिलता है। सुकून का कॉन्सेप्ट अल्लाह ने अपने पास रखा है ना, वो अल्लाह देता नहीं है किसी को। कहते वो ना तो दुश्मन छीन लेना, सबसे पहले तो तुम्हारा सुकून छीन लेगा दुश्मन। अल्लाह कहता है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, वो तुम्हें ये करेगा वो करेगा, ये सुकून नहीं छीन सकता तुम्हारा, वो तुम्हारा इंटरनल कॉन्सेप्ट। और मेरी लर्निंग यही है उसामा, डोंट गिव एनीवन द पावर टू टेक द पीस ऑफ माइंड अवे फ्रॉम यू। योर पीस ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम गॉड एंड इट इज एन इंटरनल कॉन्सेप्ट। इसके लिए आपको किसी टैंजिबल फिजिकल चीज की जरूरत नहीं है। यह आपको एक गार में अकेले तन्हाई में मिल जाएगा, और दुनिया के सबसे कंफर्टेबल घर में 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा। इसी वजह से दुनिया के कितने बड़े बड़े लोग हैं ड्रग ओवरडोज से खुदकुशी कर लेते हैं। सब कुछ होता है, शोहरत होती है, दौलत, वो चीज़ समझ में आई मुझे जो तुम कह रहे हो ना। मेरी सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी? मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि यार ये सुकून को खुदा का वास्ता किसी और इंसान के, किसी जॉब के, किसी के हाथ में मत छोड़ो। इसीलिए हम बेसुकून हैं। हमारे अपने दफ्तर की एग्जांपल है, फैसल अयूब। उसको जब डायग्नोसिस हुआ लास्ट स्टेज कैंसर का, यार कैसा पुरसुकून हो गया वो लड़का, यार वलीउल्लाह बन गया रातों रात। हमको एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं कि फैसल को इतना खतरनाक बीमारी हो गई है, वो एकदम रिलैक्स हो गया। हमने कहा यार ये क्या चक्कर हो गया इसके साथ।
यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए आप कुरान में जब देखते हैं अल्लाह ताला बदर की जंग पे फरमाया कि हमने उन पे सकीना नाजिल फरमाया। सहाबा इन देयर एग्जिस्टेंशियल बैटल कि जब इस्लाम वाइप आउट होने का खतरा है, सहाबा इतने रिलैक्स्ड हैं कि उनको ऊँग आ रही है, वो नैप्स ले रहे हैं जंग के दौरान। सोच सकते हो नैप कोई दफ्तर में नैप ले सकता है? कुछ लोग हैं जो यहाँ ले लेते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। जंग में नैप ले रहे हैं आप, कह रहे हैं यार थोड़ी नींद कर लूँ फिर लड़ता हूँ जरा दुश्मन के से लड़ता हूँ। सो इसी तरह सूरह फतह में अल्लाह ताला जब पूरा बता रहे हैं इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने सुकून नाजिल फरमा दिया मोमिनीन के क़ुलूब पर। नींद तो फिर आपकी पूरी हुई होगी? हाँ नींद, मैं सो रहा था। ओह यस, मैं जेल में मेरी नींद इफेक्टेड हुई। अच्छा। हाँ मैं, मेरी नींद का बड़ा मसला है, तुम यकीन करो। तज़ीन इज सिटिंग हियर, शी नोज, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मैं किसी बड़े से बड़े होटल में मुझे नींद नहीं आती, मुझे अपने घर का बिस्तर चाहिए होता, लेकिन मैं सो गया वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का ही शुक्र है यार, और हम क्या कह सकते हैं। सर इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपकी वहाँ पे क्या सोच थी, तो इन तमाम सोचों के अलावा किसी वक्त पे आपको ये महसूस हुआ, आदमी खुद इंट्रोस्पेक्ट भी करता है वहाँ बैठ के, किसी वक्त आपको ये महसूस हुआ कि आपके सहाफ़ती काम में जो आप प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उसमें फ़लाँ चीज़ आप इस तरीके से कर लेते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, हम इस नतीजे पे नहीं पहुँचते, या फ़लाँ चीज़ यूँ बेहतर कर लेते, या किसी भी किस्म की इंट्रोस्पेक्शन में आपको कोई यूँ महसूस हुआ हो कि फ़लाँ चीज़ की इस्लाह कर लेनी चाहिए थी या बेहतर अंदाज से कर लेना चाहिए था? देखो अगर मैं ये सोचता ना, ये एक सवाल है, लेकिन मैंने वहाँ पे उस सवाल को अवॉइड किया क्योंकि मैं वहाँ किसी भी उस चीज़ की वजह से नहीं था। मैंने अपने 20-23 साल के करियर में बहुत गलतियाँ की होंगी, बहुत गलतियाँ की होंगी, प्रोफेशनल भी, नॉन प्रोफेशनल भी, अखलाकी तौर पे भी लोगों को हो सकता है मिसट्रीट किया हो, कभी गलती कुछ भी हुआ हो, बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन द रीज़न आई वाज इन जेल वाज नॉट दैट। और रफ्तार के प्लेटफॉर्म से मैं बिल्कुल सबको चैलेंज दे रहा हूँ, आप हमारी एडिटोरियल लाइन से इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको हमारी लैंग्वेज से इख्तलाफ हो सकता है, आपको हमारे फैक्ट से इख्तलाफ नहीं हो सकता। आपने मुझ पे फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम लगाया है, कोई फेक न्यूज़ नहीं चलती है रफ्तार पे, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, कोई किसी की आइडेंटिटी को हम गलत इस्तेमाल नहीं करते, एक फेक न्यूज़ नहीं चलती है रफ्तार पे। हम हर चीज़ चेक करते हैं। हाँ आपको ये इख्तलाफ हो सकता है कि यार इस इशू पे आपने ये लाइन राइट ले ली, लेफ़्ट ले ली, नॉर्थ ले ली, साउथ ले ली, बिल्कुल हो सकता है। हर दुनिया के इदारे की अपनी कोई ना कोई एडिटोरियल लाइन होती है, जियो की है, एयरवाई की है, गार्डियन की है, टेलीग्राफ की है, मिरर की है, सबकी अपनी अपनी वो उसी हिसाब से चलते हैं और उनकी एक ऑडियंस होती है, वो उसी हिसाब से उनको पसंद करती है नापसंद करती है। ठीक है, फैक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नॉट मेड अ मिस्टेक। और दूसरी बात, एक और चीज़ जो बहुत अहम है, बदनीयती पे मबनी कोई काम, कि हमने बदनीयती पे मबनी कोई कंटेंट बनाया हो, जो कि इस कानून पैका के अंदर ज़रूरी है कि मेलाफाइडी विद इंटेंट हमने किसी के खिलाफ फेक न्यूज़ बनाई या उसको मेलाफाइडी बदनीयती, कभी नहीं होगा इस इदारे में, ये कभी नहीं हो सकता। वो एक बड़ी वो बात है ना कि हम अपने कुफ्र में सच्चे हैं भाई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वी आर नॉट अ न्यूज़ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हम कौन सी खबर देते हैं? हम तो कभी कोई खबर ही नहीं देते, हम तो तबसरा करते हैं ना, हम तो तारीख में होने वाले वाक़यात पे और चीज़ों के ऊपर एक राय देते हैं लोगों को। वो तो पैका का हिस्सा ही नहीं है। आप ओपिनियन को थोड़ी बैन कर रहे हैं पैका के जरिए, आप तो फेक न्यूज़ को उड़ाना चाह रहे हैं ना, उड़ाइए फेक न्यूज़ को। हम तो पाकिस्तान की कहानी सुना रहे हैं। सर तबसरे वाली बात आपने की, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पे ये सवाल खड़ा होता है कि तबसरे इस प्लेटफॉर्म पे कई किस्म के होते हैं, लेकिन एक उमूमी तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आप लोगों की लीनिंग ज़्यादा है। जब आप गिरफ़्तार हुए, रफ्तार के प्लेटफॉर्म पे ट्वीट आई, कुछ ही देर में पीटीआई ऑफिशियल, पीटीआई कराची, पीटीआई यूएस से सब ने लंबी चौड़ी ट्वीट्स की। एक ऐसी जमात जो अपने इक़्तिदार में ख़ुद सहाफ़ियों पे कदगन लगाती थी, सहाफ़ियों को गिरफ़्तार कराती थी, हर किस्म के उनके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगती थी, वो आपकी इतनी सपोर्टिव क्यों हैं? हत्ता कि पीटीआई ऑफिशियल ने आपकी गिरफ़्तारी पे लिखा इनफ इज़ इनफ, तो उनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था आपकी? इस सवाल का जवाब वो आपको बेहतर दे सकते हैं, लेकिन मेरे किस कंटेंट में आपको प्रो पीटीआई नज़र आता है? अगेन दिस इज़ फेक न्यूज़। None of my content at रफ्तार shows any soft corner towards PTI. आप रफ्तार की 1800 वीडियोस के मेगा क्या कहते हैं उसको, मेटा डेटा का आप वो करें एनालिसिस, सिंपल है,
कोई भी उठा के कर ले, बहुत सारे ज़बरदस्त डेटा साइंटिस्ट बैठे हुए एक्स पे, आप रफ्तार के टाइटल्स और थंबनेल्स को एनालाइज करें और देखें कितने टाइटल्स और थंबनेल्स में इमरान खान का जिक्र है, इमरान खान का नाम है। आई थिंक बॉटम 10% भी नहीं होगा इमरान खान और पीटीआई का जिक्र। मतलब जियो, एयरवाई, नून लीग के अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे इमरान खान और पीटीआई का ज्यादा जिक्र होता है जितना रफ्तार पे होता है। हम तो किसी एक्यूट इशू पे बात ही नहीं करते हैं। हमने कब ये बोला कल निकल जाएगा इमरान खान? नहीं नहीं, परसों निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा सॉरी डेट रिवाइज हो गई है, 3 दिन बाद निकलेगा। वी डोंट टॉक लाइक दैट। स्टिल दे आर हैप्पी विद यू बहुत ज्यादा पीटीआई वाले, बिकॉज वो मातूब है। हर मातूब आदमी खुश है। हमसे सेक्सुअली हरास होने वाली बच्चियां भी खुश हैं, वो भी रफ्तार को लाइक कर रही हैं। हमसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का शिकार होने वाले लोग भी खुश हैं, वो भी हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। हमसे हर मजलूम खुश है यार। इस वक्त जो पिट रहा है वो हमसे खुश है। अब ये कल पीटीआई होगी, यही रफ्तार होगा, हो सकता है यही हमारे खिलाफ एफआईए की केस बना रहे हो। हुआ नहीं है क्या ये? यही नून लीग थी, असद तूर के घर जाती थी। यही नून लीग है, अब असद तूर को अकाउंट्स फ्रीज कर रही है। तो ये तो हो जाता है। तो हमारे तो भाई तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। पूरा मिसरा क्या है? यहां जीने की पाबंदी, यहां मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। भाई हमारा यही हाल है। सो पीटीआई हमें सपोर्ट करती है, उनकी मेहरबानी है यार, करें। नहीं करेंगे तब भी हम अपना काम करते रहेंगे। हम कोई पीटीआई की सपोर्ट की वजह से या पीटीआई को के हक में या खिलाफ बात करने की वजह से नहीं है। जहां तक 8 फरवरी की बात है, एक तासुर में बता दूं, 8 फरवरी को जो हमने बताया वो हकायक थे यार, वो फैक्ट्स हैं, सारी दुनिया को पता है। वो सिर्फ रफ्तार ने नहीं बताया। हाँ और वो सच था यार, उसमें कोई मतलब कोई बोल दे वो फेक न्यूज है। आपने बताया कि ये जो नोटिस का सिलसिला है बहुत पहले से चल रहा था, तो आप बता सकते हैं कि एग्जैक्ट ऐसी कौन सी वीडियो थी जिसके बाद ये शुरू हुआ? क्योंकि जब आपने जेडीसी और जीतो पाकिस्तान वाला जो पॉडकास्ट आया था, बिल्कुल उसके बाद अगले दिन आपका अरेस्ट हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि इस वजह से है, और वो सिर्फ कवर के तौर पर जो न्यूज़ बनाई है वो बनाई है, लेकिन असल के पीछे वो है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग? देखिए, मुझसे तो कोई सवाल हुआ नहीं है कि मैंने क्या गलत किया है, ना मुझे बताया गया है मैंने क्या गलत किया है। लेकिन मुझे मेरा गालिब गुमान है कि ज़फ़र अब्बास या जेडीसी का इस पूरे वाक़े से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। गालिब गुमान है मेरा। खामख़ा किसी के ऊपर गलत वो नहीं डालना चाहिए। गालिब गुमान है मेरा, हक़ाइक़ नहीं है मेरे पास। गालिब गुमान है कि अगर ज़फ़र अब्बास इतने ताकतवर हैं और जेडीसी इतनी ताकतवर है कि विदिन 48 आवर्स वो एक एफआईआर करा के मुझे अरेस्ट कर दे, तो फिर तो बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी खबर होगी ये, अगर ये ऐसा। मेरा नहीं ख्याल है। आई डोंट थिंक सो। नहीं, मुझे तो फिर रहम भी आ रहा था उसके ऊपर, जितनी गालियाँ उस बेचारे ने हमारे लिए खाई हैं, उस तज़किया नफ्स हो गया होगा उसका। हाँ, क्या कह सकते हैं, कुल नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, उसको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन ये कि बैड टाइमिंग, आई थिंक बैड टाइमिंग। फर्स्ट आपकी जो हेयरिंग थी रिमांड के बाद, उसमें पता चला कि आपकी जेल कस्टडी हो रही है जी। तो हम लोग चले इत्मीनान से हो गए कि सेंट्रल जेल कराची में होंगे। फिर आप गायब हो गए, ना सेंट्रल जेल में थे ना कहीं थे जी। रात को पता चला कि आप पे एक और एफआईआर कट गई है। हाँ। और आप कोई बिजनेस चला रहे थे कॉल सेंटर का। वो लोग जानते थे आपको? उन्होंने जब वो दूसरे दिन पेशी हुई तो वो अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ये मंगल के दिन है मेरी जेसी की हेयरिंग, 25 तारीख को। पीर को जेल सेल में एक साहब आते हैं, 3-4 लोग मौजूद हैं जेल सेल में, उसमें से एक साहब हैं। तो मैंने इजाज़त ली अपने जो वहाँ पे हुक्काम थे, मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि मुझे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आ गया। मैंने कहा यार उन्होंने भी दावत दी थी ना जेल सेल के अंदर, या साहिबी सिजनी, क्या बहुत सारे दरवाजे बेहतर हैं या एक अल्लाह, तो कि एक अल्लाह से मांगो या बहुत सारे लोग। मैंने कहा यार हम भी, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी पूरी हो जाएगी, कम से कम ये वाली सुन्नत तो पूरी हो जाए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। तो मैंने वहाँ पे उनसे बात करने की इजाज़त मांगी, तो मैं बात करने बैठ गया। अब वो एक लड़का बहुत रो रहा था, खैर उसको तसल्ली दी, आजमाइश और इम्तिहान और पूरी जो मैंने ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सीखा था, बात की, वहाँ पे दुआ भी कराई, सारा कुछ हो गया। अब सुबह मेरी जेसी हो गई। जेसी होके जब मैं गाड़ी में बैठा, तो गाड़ी में बैठते ही मुझे बताया गया कि आपकी लांडी जेल हुई है जेसी। दैट वाज द फर्स्ट रेड फ्लैग। मैंने कहा नहीं,
मुझसे तो पूछा है जज साहब ने, मैंने कहा है सेंट्रल, उन्होंने बोला सेंट्रल। मैंने कहा लांडी तो नहीं हुई है, तो कह रहे नहीं नहीं आपकी लांडी हुई है। मैंने कहा नहीं, माई फैमिली इज इन, आई थिंक वो लोग तो सेंट्रल जा रहे होंगे, तो आप उनको बताइए कि आप मुझे लांडी लेके जा रहे हैं। अब उन साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं उनको बार बार कह रहा हूँ देखिए आप बता दें फ़ोन करके मेरे अहल वयाल को कि ये मसला है। अब वो फ़ोन पे सबसे बात कर रहे हैं, कह रहे ड्राइव कर रहा हूँ ना, कैसे बताऊँ। मैं कह रहा हूँ यार तुम पूरी दुनिया से तो बात कर रहे हो ड्राइव करते हुए, मेरे घर वालों को भी एक मैसेज कर दो, एक वॉइस मैसेज कर दो। और मीनवाइल मुझे बाद में पता चला कि उनको बार बार कॉल्स की जा रही थी और उनसे इंक्वायर किया जा रहा था कि भाई कहाँ रह गए आप। एनीवे, तो हुआ ये कि उनके साथ एक और खातून भी थी जिनको जेसी किया था, तो उनको छोड़ने हम सेंट्रल जेल गए, खवातीन की जो जेल है सेंट्रल जेल में। तो उनको वो लोग वहाँ अंदर जमा कराने गए। एक उनका एहलकार मेरे साथ रहा, गाड़ी में मुझे बिठा के बैठा रहा। अच्छा, सेंट्रल जेल में आपको पता है सिग्नल्स वगैरह नहीं आते, लेकिन बाय दैट टाइम आई रियलाइज्ड, मैंने कहा देयर इज समथिंग रॉन्ग, बिकॉज उसने वहाँ पे बोला कि नहीं आपको मैं लेके जाऊँगा, पहले डायरेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। और मैंने कहा उस्ताद पहली दफ़ा डायरेक्टर साहब मिलना चाह रहे थे तो मुझे अरेस्ट कर लिया था, मैंने डायरेक्टर साहब दोबारा मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए ये जो आप कर रहे हैं गैर कानूनी है, मैं इस वक्त अदालती कस्टडी में हूँ, आप मुझे नहीं रख सकते अपने पास। मैंने कहा देखिए दिस इज हेवियस कॉर्पस, आपसे भेजा है, आप गैर कानूनी। मैंने कहा देखिए आप गलत कर, मैंने उनको बार बार कहा आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझ गया था ये कि कोई दिस इज समथिंग रॉन्ग, ये नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, इतना तो हमें भी अंदाजा था। खैर जी वो मुझे लेके चले गए वापस FIA सेंटर। FIA सेंटर ले जाके उन्होंने मुझे बिठा दिया एक कमरे में। अच्छा, अब फिर क्या किया कि लोग खड़े कर दिए, मैं बिल्कुल ना कि ना मैं किसी को बाहर दरवाज़ा खोल के देख सकूं ना कुछ कर सकूं, और मैं बिल्कुल अंदर कैद हो गया। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3। अच्छा, यूजुअली होता ये था कि अफ्तार के वक्त मेरे घर से अफ्तार आ जाती थी, तो मुझे वो हो जाता था। उस दिन उसमें भी उन लोगों ने बिल्कुल बंदिश कर दी, तो मुझे अफ्तार तक अंदाजा, मैंने कहा ये आई वॉज प्रीटी श्योर कि ये गड़बड़ हो गई है कोई, मतलब, और यही गड़बड़ होगी, दूसरी FIR हो गई होगी, और क्या गड़बड़ हुई होगी। मुझे कहीं अगवा करके कोई तीसरे मकाम पे तो लेके नहीं गए थे, FIA सेंटर में ही रखा हुआ था। और फिर वो जो मेरे आयो साहब थे वो कहीं गायब हो गए, वो दफ्तर से कहीं, मैंने अक्सर जो भी मुझे नजर आया एहलकार FIA का, मैंने उनसे इंक्वायर किया, मैंने कहा भाई मेरा आईओ कहाँ है, उसको पूछो, मुझे वापस ला के यहाँ बिठा दिया, मुझे तो जेल जाना था। नहीं वो जेल का कुछ मसला हो गया है, वो दरअसल सेंट्रल का था, फिर वो लांडी हो गया तो उसको चेंज कराना है, वो जज के घुमा रहे हैं कहानी। एक और चीज़ है भाई, ये जो हमारे सरकारी एहलकार होते हैं ना, ये केला खा रहे होंगे और कहेंगे आम खा रहा हूं। रहमान मलिक अकेले FIA वाले नहीं थे जो ये काम करते थे। तो ये बड़ा कॉमन था। आप कोई बात आपको सीधी नहीं बताई जाएगी। एनीवे, मगरिब हो गई, इशा हो गई, रात और देर हो गई। आई वॉज प्रीटी श्योर, मैंने कहा ये तो मुझसे कोई राब्ता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कमरे में बंद हूँ। फिर बहुत रात गए, मुझे जाके एक इंफॉर्मेशन मिली कि भैया आपके खिलाफ एक और FIR हो गई। तो अब मैंने कहा भाई FIR हो गई है तो इस FIR का बताएं क्या है क्या नहीं है। नहीं जी नहीं पता। वो फिर कुछ 12:30 1 बजे एक और साहब को मिलने आए मुझसे, उन्हीं के FIA के रात साल भर। हाँ 12:30। तो जी आपके खिलाफ कॉल सेंटर की FIR हो गई। मैंने कहा कॉल सेंटर की FIR? मैं उस परेशानी की घड़ी में मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई ना ये देख के। मैंने कहा यार मतलब चलो ठीक है, क्या कह सकते हैं, हाँ मॉडर्न डे भैंस चोरी। तो खैर फिर मुझे सुबह पता चला कि गाड़ी का रुख मैंने देखा तो गाड़ी का रुख सदर की तरफ नहीं था, मलीर की तरफ था। मैंने कहा मुझे तो अंदाजा भी नहीं कि मलीर में कोई अदालतें हैं, सच्ची बात। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, मलीर की तरफ। मैं थोड़ा मुतनब्बे भी हो गया, मैंने कहा ये मलीर की तरफ क्यों जा रहे हैं भाई। लेकिन फिर वो मलीर में बाईं तरफ नहीं दाईं तरफ चले गए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, वो रात जब ये सेकंड वाली FIR हो रही थी, हमें ये तो पता चल गया था कि सेकंड FIR करने जा रहे हैं, मगर हैरत की बात है कि FIR की कॉपी तकरीबन रात को 3 बजे तक तो नहीं आई थी। मैं लगा हुआ था, काफ़ी लोगों से कनेक्ट था पर्चा क्या है कि पर्चा क्या है पता तो चले। ठीक है। फिर सुबह जब अदालत जब पेश हुए तो हम लोग सब यही था कि सिटी कोर्ट आएंगे, ईस्ट की वहाँ पर आएंगे, हम सब वहीं पे मीडिया वगैरह भी सब
वहीं बुलाया हुआ था, सब वहीं पे थे। फिर अचानक से ये पता चला है कि हो सकता है कि मलीर कोट लेके चले जाएं। अब हम कंफ्यूज कि यार ऐसा ना हो कि वो डॉज करके हम वहाँ जाएं, वो यहाँ लेके आ जाएं और बोलें यार ये देखें वो तो पेश ही नहीं हुए उनके वकील ही ना हो, हाँ। वकील ही ना हुआ, तो हमारे उसमें आ जाएगी। तो बहुत भारी था। फिर हम आधे लोग, मैडम और बाकी दूसरे लोग वहाँ गए, फिर मुइज़ ने भी अपनी आधी टीम को यहाँ रोका, आधी वहाँ गए। मगर जब जल्दी जल्दी में हम वहाँ पहुँचे तो शायद मुइज़ ने पकड़ ही लिया था उनको पेशी पे, हाँ, मोइज़ ने पकड़ लिया था। पकड़ लिया था। मगर इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो वाकई में हमें तंग करना चाह रहे थे ऑफ कोर्स। और जानबूझ के कोई ऐसा मुद्दई निकाला गया जो मेरा ख्याल है लांडी का रिहायशी था, ताकि जो है वो कोर्ट हमारा केस वहाँ लग सके, क्योंकि इससे इस पे पता नहीं, depend वो तो होता है ना आपको कि- पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ का रिहायशी था और कहाँ का नहीं था, ये तो आपको पता नहीं नहीं, चलेगा। वो लिखा हुआ था ना। जैसे एफआईआर का वक्त 9:30 बजे लिखा हुआ है, मुझे गालिब गुमाने के ये सुबह 9:30 बजे नहीं हुई है एफआईआर, मतलब तो वो जो जेसी है कई घंटों की, वो तो गैर कानूनी हो गई कि 9:30 बजे तक आपने सुबह 12-1 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रखा है। जी। वो पूरा वो मामला वो तो उस पर अब जब अदालत में बात जाएगी तो बात चलेगी, तो आईओ साहब से पूछा जाएगा। उस पर तो मेरे ख्याल से उन्होंने डायरेक्टर साहब को समन भी किया था, युसरा शेख ने, जो मुझे बाद में पता चला। मजे की बात क्या हुई, मैं जेल सेल में जिस साथी को बहुत मैं सबसे बात कर रहा हूँ, अगली सुबह जब मैं लांडी जेल मलीर कोर्ट पहुंचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसी शख्स ने मुझे नॉमिनेट किया हुआ है अपने केस में। अब मैंने कहा यार क्यों कह रहा है फरहान में, मुझे भी नहीं पता कि मैंने ये बयान दिया है। मतलब मजे का सीन देखो, मैं पहले से तहवील में हूं, मेरे अरेस्ट के बाद एक शख्स गिरफ्तार होता है एक बिल्कुल डिफरेंट केस में, मैं एंटी स्टेट में पकड़ा हुआ हूं। वो गिरफ्तार होता है कॉल सेंटर, कॉल स्पूफिंग, लोगों को बेवकूफ बनाने के उसमें। उस केस के अंदर वो मुझे अपना सरपरस्त होने का दावा करता है बगैर किसी सबूत के, वो शख्स जो पहले से गिरफ्तार है बिल्कुल किसी और केस में, और वो दोनों शख्स एक साथ एफआईए की तहवील में आ जाते हैं। वाह, मेरे ख्याल से किसी जगह पर बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा हैं 2 दफा जितना ये होने के, स्टेटिस्टिकली बताऊं, किसी इंसान की दाहिनी टांग पे बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा हैं 2 दफा जितना ये वाकया होने के चांसेस हैं कि एक रैंडम केस में दूसरा बंदा पकड़ा जाए और वो पहले से गिरफ्तार है, एक बंदे को ओ ये तो मेरा सरपरस्त आला है, पकड़ लो उसको भी, ओ पकड़ लिया। आपसे इसका आमना सामना हुआ? हाँ हो गया यार, नहीं आई डोंट थिंक वो बेचारा भी कोई, हाँ आमना सामना बिल्कुल हुआ, कराची का लड़का यार। एफआईए का रवैया अपनी जगह मैंने भी फेस किया, काफ़ी घंटे वहाँ बैठा हुआ था। मगर सर ये पीका के बाद आपको नहीं लगता कि एफआईए की जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? मतलब फजूल के इस तरह के केसेस जिन पे को पता है कि अदालतों में उड़ जाएंगे, कुछ निकलना नहीं है, उनके ऊपर भी तो बर्डन बड़ा है ना, जहाँ से भी मतलब आ रहा है कि बर्डन बड़ा नहीं है फैसल। एफआईए का इंस्पेक्टर और आईओ होना इस वक्त ऐसा ही है कि उसके हाथ में ना एक बर्निंग कोल हो, एक जलता हुआ कोयला हो। अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ये इतना ही मुश्किल है एफआईए में। क्यों, मैं बताता हूं। बेपनाह इख्तियारात हैं, बेपनाह मतलब बेपनाह। पेका के बाद तो एफआईए के पास बेपनाह इख्तियारात हैं, मतलब उनके पास न्यूक्लियर आर्सनल है। अब वो किसी भी शख्स को पकड़ लें, कुछ भी कर लें, सिस्टम पूरा उनके हाथ में। और वसाइल इतने कम हैं कि आईओ जब मुल्जिम को अदालत लेके जाता है तो गाड़ी में फ्यूल भी अपने पैसों से डलवाता है, अपनी प्राइवेट गाड़ी में लेके जाता है। मुल्जिम अगर लॉकअप में बंद है तो उसको अफ्तार और सहरी वो अपने पैसों से कराता है। मतलब आप आग और तेल और मतलब को आपने यूं साथ रखा हुआ है और कहते नहीं 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 नहीं, ये जुनेद बगदादी हैं, ये इब्राहिम इब्ने अदम हैं, ये सारे एफआईए के अफसरान, ये कोई गलत काम नहीं करेंगे भाई साहब। ये बहुत ही बड़ा कोई वलीउल्लाह होगा ना, वो उस निज़ाम के अंदर उसको अब्यूज़ नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपने उसको बेपनाह इख्तियारात दिए, बेपनाह, नो बेपनाह इख्तियारात, और आपने उसको वसाइल कुछ भी नहीं दिए, तनख्वाहें कुछ भी नहीं दी, वो भी डिलेड होती हैं। आपको पता है 2 करोड़ लोगों की आबादी का शहर है कराची, 12 से 15 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं सिर्फ साइबर क्राइम में, 12 से 15। एक आईओ के पास एवरेज 400 से 500 इंक्वायरीज हैं जो उसको जिसपे वो जो उसने स्टार्ट की हुई है। 25 से 30 एफआईआर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो आयरन मैन होगा या सुपरमैन होगा तो ये काम सही से कर लेगा।
अच्छा सर, उसको रेड भी करना है, उसको अदालत में पेश भी होना है और उसको जो है इन्वेस्टिगेशन भी करना है, कितने घंटे जॉब करेगा? जी, उसको ये सब कुछ करना है और उसको अपना घर भी चलाना है, उसको ईद बकरीद में खर्चे भी करने हैं। तो मेरे भाई, ये निज़ाम जो है ना, ये जो पूरा सिस्टम है, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने मुझे 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 वाक़यतन बता रहा हूँ कि सम ऑफ द आईओज़ वर सच ब्राइट, ऑनेस्ट, अच्छे लड़के थे यार। और मुझे सिर्फ ये अफसोस हो रहा था यार, हाउ विल दे सर्वाइव? इनकी मोरालिटी कैसे सर्वाइव करेगी इस निज़ाम के अंदर? इस सिस्टम में इनकी मोरालिटी कैसे सर्वाइव करेगी? तकरीबन नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन है कि आप अपनी मोरालिटी को इंटैक्ट रख के इस FIA के निज़ाम में 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल नौकरी कर लें। फिर आप क्या करते हैं? इंसान कभी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहता, वो किसी तजाद में नहीं रहना पसंद करता, वो चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लेता है, एक तरफ हो जाता है, बोलता है अरे ये ठीक है, ये सही है, ये तो चलता है, ये चल रहा है। उसकी प्रायोरिटी फिर ये नहीं रहती, और फिर उसके ऊपर से उसको लातादाद ऐसे केसेस भी दे दिए जाते हैं जिन केसेस के अंदर उसका वक्त ज़ाया होता है। तो आई फील बैड फॉर दीज पीपल। मुझे तो सच्ची बात है, हमदर्दी है, सच बता रहा हूँ। अच्छा सर, आपने अभी निज़ाम की बात की हमारी, और इससे पहले आप बात कर रहे थे जब आपको पहली दफ़ा GC किया गया 25 मार्च को, तो जुडिशरी के ऑर्डर के बावजूद आपको जेल के बजाय FIA ले जाया गया। तो यहाँ पर जज का ऑर्डर को कोई अहमियत नहीं दी गई, कोर्ट के ऑर्डर को कोई अहमियत नहीं दी गई। तो हर किसी का एक ओपिनियन होता है जुडिशरी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बारे में। तो अब आपका तो इन दोनों से बहुत करीब से टाकरा हो गया है, तो आपका क्या ओपिनियन इन दोनों जी, के इससे मैं बारे में? एक और चीज़ जी, ऐड कर दूं। जी। आपने निज़ाम की बात की, वैसे आपने FIA भी देखी, गिरफ्तारी भी देखी, अदालतें भी देखी, आप तो निकल गए, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक आम इंसान जब इस निज़ाम के गिर्द घूमता होगा, मतलब उसका भाई साहब, क्या गुजरता होगा। बस। और फिर मैं अजीब बड़े अल्फाज बोल रहा हूँ कि वो बाहर आकर आप उससे तवक्का रखते हैं कि वो इस अदलिया की इज्जत करेगा, वो देखेगा कि बड़े बड़े कोर्टों से गाड़ियाँ निकली हैं प्रोटोकॉल के साथ और वो सिग्नल में रुका हुआ है, तो फिर कौन सा वो एहतराम करेगा? बिल्कुल सही बात है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन फिर बात वही आती है, अकाउंटेबिलिटी इज अ पर्सनल कॉन्सेप्ट। मुझे अपने आमाल का, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, हमारा मसला बड़ा मुख्तलिफ है ना यार। ये 98% मुसलमान लोगों का मुल्क है। हमारा एक प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं यार एक यौम तगाबुन आएगा। कौन सा दिन? हार और जीत का दिन। एक यौमुल फस्ल आएगा, फैसले का दिन। एक दिन आएगा जब मैंने इस दुनिया में जो कुछ किया है उसका जवाब देना होगा। बाकी लोग, अगर कोई धैर्य लोगों का मुल्क है, एथीस्ट लोगों का मुल्क है, मैं बहुत इस वक्त प्राइमल बात कर रहा हूँ, हो सकता है लोगों को लगे मैं बड़ी मजहबी बात कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट है ना, हम 98% मुसलमान हैं इस मुल्क में। तो हमारा एक ईमान है ना कि यार ये हम मर जाएंगे, फिर हम कब्र में जाएंगे, फिर हमको उठाया जाएगा। नहीं है तो बिल्कुल डिस्कोर्स चेंज करते हैं, मैं दूसरी तरीके से बात करता हूं। अगर है तो फिर मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम क्या बात करो? मुझे तो अपनी फिक्र करनी है ना कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ये कहां से मेक सेंस करता है? मसला क्या है कि सही काम करने में लगती है मेहनत ज्यादा। वो कहते हैं ना, फरिश्तों से बढ़कर है इंसान होना, मगर उसमें लगती है मेहनत ज्यादा। तो भाई मुश्किल काम है इंसान होना, और उससे बहुत मुश्किल काम है सही मुसलमान होना। वी टेक द इजी वे आउट ऑल द टाइम। सब ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। भाई आप किसी ऐसी नौकरी में फंसे हुए हैं जिसमें आपके पास सही काम करने की गुंजाइश नहीं है, आप क्यों अटके रहते हैं उस नौकरी में? बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा? मगर एक्सक्यूज मी, ये आपका मसला नहीं है, ये अल्लाह ने जिम्मेदारी ली। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह कह रहा है मैं खिलाता हूं ना। यार हम अपनी माँ के पेट में थे, सब थे, वहां हमारे पास ये डिग्रियां थी, हम ये अकल लड़ाते थे कि अम्मा अभी जरा ये खाइए ताकि मुझे ये न्यूट्रिएंट मिल जाएं, ताकि मेरे मसल्स मजबूत हो जाएं। हम ये करते थे? नहीं करते थे ना। कोई हमें खिला पिला रहा था,
हमें कोई होश नहीं था। वो हमारा रब था, उसने हमें पाला पोसा, गंदे पानी के कतरे से इस फॉर्म में लेके आ गया। और जब हम इस फॉर्म में आ गए और अब हमारे पास अकल है, डिग्री है, आंख है, कान है, समझ है, ताल्लुकात हैं, अब हमें वो भूखा मार देगा। सब सोचे, वो अब हमें भूखा मार देगा। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम अल्लाह ने कुछ और कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह। जॉन भाई कहते थे ना, नौकरी कर रहे हो बरसों से, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? अल्लाह कह रहा है नौकरी की फिक्र नहीं करो, काम करो। काम क्या बोला है? तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए निकाली गई है, लोगों को फायदा पहुंचाओ। काम क्या बोला है? हक के साथ डट के खड़े हो जाओ। काम क्या बोला है? वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। एक बहुत ही जय्यद आलिम हैं और एकेडमिक भी हैं, वो आए मुझसे मिलने। बड़े मज़े की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा फरहान प्रॉब्लम दरअसल क्या है पता है, हमारी पर्सनल लाइफ्स कुरान की ज़िंदगी से इतनी डिटैच्ड हैं कि हम कुरान से रिलेट ही नहीं कर पाते। कहते हैं ये क्या बात हो रही है, ये समझ नहीं आ रही। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। इम्तिहान, खौफ से इम्तिहान, ये वो। हाँ, फबश्शिरिस साबिरीन। मतलब आप कुरान को पढ़ना शुरू करते हैं, सब्र का जिक्र आ जाएगा ठक करके, और फिर आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, सब्र 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 सब्र। मतलब कुरान करीम इज फुल ऑफ ओनली वन मैसेज, स्टैंड फॉर जस्टिस। और फिर मार पड़ेगी तो फिर सब्र करो। हाँ, सब्र ये नहीं कि खामोश हो जाओ, सब्र ये नहीं उस है, रास्ते पे सब्र। हाँ हाँ, उस रास्ते पे आने वाली तकलीफों पे सब्र करो। घर में बैठ के कुछ नहीं कर रहा है यार, मैं सब्र करता हूं, वो जालिम जुल्म कर रहा है, मैं बैठा हुआ सब्र कर रहा हूं घर पे। नहीं, ये सब्र नहीं है। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। जब सही काम करोगे तो मार पड़ेगी ना यार। निजाम की रात को मूसा ने अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई ज्यादती कर रहे हो इन इसराइलियों के साथ तुम, फिरौन। समझे आप, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पले बड़े थे, शहजादे थे वो, ही वाज अ प्रिंस। उनको क्या पड़ी थी कि वो इसराइलियों के हक के लिए आवाज बुलंद कर दी उन्होंने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारों के खानदान से थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको, फाइनेंशियली भी बहुत एफ्लुएंट थे, अल्लाह का दिया सब कुछ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बट ही चोज टू टेक दिस कोर्स, ही चोज टू स्टैंड अप फॉर द वीक, और फिर क्या हुआ भाई, फिर हर उस शख्स के साथ जो इस रास्ते पे चलता है एक ही चीज होती है, वो निजाम उसके खिलाफ मुतहर्रिक होता है, उस पर जुल्म करता है, जबर कर देता है, उसको काट देता है, उसकी बॉडीज के टुकड़े कर देता है, उसको आग में फेंक देता है, उसका सोशल बॉयकॉट कर देता है, उसको हिजरत करने पे मजबूर कर देता है, उसके खिलाफ केसेस बना देता है। आप क्या करेंगे यार? आपके पास चॉइस नहीं ना, क्या करेंगे? आपको अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं देना है, यह सवाल आपको पूछना पड़ेगा ना अपने आप से। मेरे पास क्या चॉइस है? कोई है चॉइस? वी डोंट हैव अ चॉइस। हम ये समझते नहीं है, वो दूसरा रास्ता नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें मरने के बाद कूटना है और अल्लाह को जवाब देना है। हाँ, अगर आप ये बोलते हैं नहीं यार मैंने तो यही है यार, बट ठीक है, फिर यार घूमते फिरते हैं। वो बड़ा जबरदस्त, मैंने एक कोट पढ़ा किताब में ई बी वाइट का, वो कहता है मैं हर सुबह उठता हूं ना तो मेरे दो ख्वाहिशात का टकराव होता है मेरे दिमाग में। एक ये कि इस जिंदगी को एंजॉय करूं, इस दुनिया को की चीजों को एंजॉय करूं, और दूसरा होता है कि यार इस दुनिया को बेहतर जगह बनाऊं। ये दोनों चीजें लड़ती रहती हैं आपस में। यही चॉइस मेरी भी है, आपकी भी है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इस दुनिया के अमाल का बाद में जवाब देना है तो फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। प्लीज। कब अंदाज़ा हुआ कि ईद तो अब अंदर ही गुजरेगी? क्योंकि असल में मुझे और बहुत सारे लोगों को ये महसूस होता है कि ये सारा घन चक्कर जो है वो एक बंदे को एक मोमेंट से बाहर निकालने, ईद ख़राब करने के लिए था। तो कब एहसास हुआ? हम तो जिस दिन दूसरी FIR हुई उस दिन समझ गए थे कि सर की ईद तो अब अंदर ही होगी। अच्छा, मैं सच बताऊं, शायद बाहर मैं उस वक्त एक ऐसे क्राइसिस में था कि मैं ईद
पे बहुत ज़्यादा मरकूज नहीं थी मेरी तवज्जो ठीक है। कि नहीं वैसे हमें यहाँ पे ऐड कर दो, जैसे मुझे पर्सनली तौर पे ये फील होता था कि आप जैसा पहले से जो ना रमज़ान को बड़ा सेलिब्रेट करने वाला आदमी, हाँ कि आज जैसा खुल के जियो रमज़ान में दिखा जी। रिलैक्स करो। तो मैं ही सोचा था यार 18 रमज़ान से वो बंदा अंदर है, रमज़ान तो चला गया, ईद भी चली गई, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, आपने बोला ना कि वो कुछ पूछ नहीं रहे थे सवाल, तो क्या ज़हनी तौर पे थका रहे थे 19 दिन तक अंदर रख के? हाँ बस ज़हनी तौर पे तो थकान हो गई, बहुत थकान हुई ज़हनी तौर पे। नहीं वो थका रहे थे ज़हनी तौर पे। पता नहीं, आई थिंक वो क्या पूछते, आई थिंक एवरीबडी न्यू मैंने कुछ गलत, मेरे ख्याल से मुझे तो लगा कि टू बी ऑनेस्ट पता नहीं क्या किया है। सुबह आपने ईद की नमाज़ पढ़ी? हाँ नमाज पढ़ी थी, FIA सेंटर में उन्होंने इजाज़त दे दी, तो हम नीचे गए, कोई 20-25 लोग थे वहाँ, वहाँ के गार्ड्स वगैरह थे, हाँ गार्ड्स वगैरह थे वहाँ के। और कैसा लग रहा था ईद के दिन कोर्ट आ रहा है, मतलब यार बंदा ना अपने आप को ना थोड़ा डिसेंसिटाइज करता है, यू ट्राई नॉट टू फील, आप हर चीज़ को उस शिद्दत के साथ महसूस नहीं करने की कोशिश करते, क्योंकि फिर आपको और वो एक आप एक उसमें फंसते हैं, यार मैं ईद का दिन है कहाँ फंसा हुआ हूँ। ठीक है ईद का दिन है, कोई बात नहीं है, बस जिंदा है कोई। देखो मैं अपने आप को क्या बताता, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी मूजी मर्ज नहीं हुआ मुझे, मेरे सब घर वाले हयात हैं, मेरे सब टीम मेंबर ठीक हैं, कोई जलजला नहीं आया, कोई प्लेटलेट्स तो कम नहीं हुआ आपके प्लेटलेट्स? नहीं अल्लाह का शुक्र है, मेरा BP प्लेटलेट्स एवरीथिंग वाज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब अंदर थे तो मीडिया ने काफ़ी हाईलाइट किया, जैसे जियो है, RY, काफ़ी लोग हमारे साथ खड़े रहे, तो आप मीडिया के किरदार थे, बाकी कराची लेवल के जो सहाफ़ी हैं वहाँ हमें कोई ऐसी कोई वो नज़र नहीं आई, तो आप क्या सहाफ़ियों के किरदार से सेटिस्फाई हैं कि मतलब स्पेशल आपके लिए आवाज़ उठाई गई? मैं बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा इन डेट हूँ, मतलब मैं मकरूज़ हूँ हज़रत अब्बास साहब का। ही वॉज माई फर्स्ट बॉस एट जियो, आई थिंक वो IB हेयरिंग्स पे और घंटों खड़े रहे, ही वॉज अ बिग पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर मी। सो अस्सलाम वालेकुम वज़ीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मुझे नहीं पता कि मैं कभी आपका एक कर्ज़ चुका सकूँगा कि नहीं, लेकिन जज़ाकल्लाह खैर। और मैंने हर ख़त्म कुरान पे भाई उन तमाम लोगों के लिए दुआ भी की जिन्होंने मेरे लिए खड़े हुए। इसके अलावा शहजाद इकबाल था जियो में, ही वॉज अ बिग सपोर्ट। शाहज़ेब जिलानी साहब आए, एक फ़रिया अज़ीज़ एक जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, आई थिंक शी केम एवरी डे। माहिम महर केम, मतलब मैं यहाँ नाम लेना ज़्यादती हो जाएगी क्योंकि मैं हो सकता है बहुत सारे लोगों के नाम, तारिक मतीन, ही शोड अप एवरी टाइम, फ़हीम भाई, बहुत सारे लोग मैं बता रहा हूँ हु केप्ट शोइंग अप। सो जज़ाकल्लाह खैर। देखो यार सहाफ़, मतलब मुझे नहीं समझ में आया, कराची के सहाफ़ी बच्चे का मतलब काफ़ी नाजुक सूरत हाल है। सर असल में आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बार बार ये जिक्र करते हैं कि जिक्र क्या करते हैं, नज़र भी आता है हमें कि कराची के सहाफ़ी वैसा वाला इम्पैक्ट नहीं दे पाए। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ। हाँ, उसकी वजह शायद ये तो नहीं है कि शहर से सियासी और शऊर थोड़ा सा छीन लिया गया है। हाँ, 30 साल तक हम वोट नहीं देते तो उनको वोट पड़ जाते थे। हाँ, लास्ट इलेक्शन में जिनको वोट दिया वो आई नहीं। हाँ। तो हम उनको बहुत ही बोला- पेटी चीज़ों में फंस गए। मैं ये बात नोट भी करता हूँ कि जहाँ इस्लामाबाद के, लाहौर के सहाफ़ी, इस्लामाबाद के ज़्यादा, लाहौर के उससे कम, लेकिन फिर भी नेशनल इश्यूज़ पे, नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, आईनी तरामीम के ऊपर बात करेंगे, बिग इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। वहाँ कराची के सहाफ़ी का सारा फोकस है फेडरल बी एरिया में टूटी हुई सड़कों का हाल। हम बहुत मायोपिक हो गए, बहुत छोटा सोचने लग गए, क्योंकि हम पिछले 30-40 सालों से ना मुल्क से हम कट के रहे। कराची का डिस्कोर्स हमेशा अलग रहता था। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, मुझे वो अखबार की कटिंग है मेरे पास, अल्ताफ़ भाई ने यौम शोक का ऐलान कर दिया था। 92 का वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान, उसी में नीचे अल्ताफ़ हुसैन ने पता नहीं किस चीज़ पे यौम शोक का ऐलान कर दिया है, मेरे पास कटिंग जंग की है। अपना अलग ही चल रहा था भाई का, तो हमारा वो जो अलग चल रहा था वो अभी तक चल रहा है। हम कभी ना हम बिल्कुल टोन डेफ हैं। टोन डेफ समझते हो, मतलब हमको पता नहीं होता कि बिग पिक्चर क्या है, हमारी ये सोचने की सलाहियत खत्म हो गई। लेकिन मैं बता दूं, ये मसला 40 साल से ऊपर वालों का है। अब जो यंगस्टर्स हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल के, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी उनको पता है चीज़ों का, वो दे आर कनेक्टेड। दैट्स बिकॉज दे बीन बॉर्न एंड ब्रेड इनटू द इंटरनेट। तो वो, और दूसरा अल्ताफ़ भाई की भी थोड़ी सी वो हो गई है। आपने 8 फरवरी को देखा कि कराची ने भी उसी पार्टी को वोट दिया जिसको लाहौर ने वोट दिया। ये कितनी दफ़ा हुआ है इस मुल्क में? बहुत कम हुआ है ना। बहुत कम। आपने कहा कि FIA के पास इख्तियारात बहुत हैं, लेकिन वो करने की रिसोर्सेज वगैरह उनके पास नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे समझ में आता है कि FIA वाज जस्ट प्लेइंग एज पपेट्स,
इन दिस होल केस। ठीक है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस बारे में, और आपको क्या लगता है कि ये वाकई यही हो रहा था और ये बैग्ड जो थे ये किसी और चीज़ के उस पर हो रहा था, आपको परेशान किया जा रहा था कि बाकी उसके लिए एग्जाम्पल सेट कर दी जाए कि अगर तुमने कुछ किया तो फिर यार ऐसे देखो, ऐसे। मुझे जहाँ तक एग्जाम्पल सेट करने की बात है, बिल्कुल ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वाज FIA बीइंग यूज्ड एज अ पपेट? मेरे पास इसका कोई फैक्चुअल आंसर नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। अगर मुझसे कोई सवाल करते, इन्वेस्टिगेट करते, कुछ चीज़ों को पूछते, बताते, तो शायद मैं इसका जवाब बेहतर तरीके से दे सकता था। लेकिन ये मेरे पास इसका कोई फैक्चुअल जवाब नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो कोई बातचीत हुई नहीं है किसी भी तरह की। सो दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू हियर। और बिल्कुल हो सकता है कि एज अ पपेट यूज़ हो रहे हो, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है नहीं भी यूज़ हो रहे हो। सबसे पहले तो सवाल मैंने 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा, यार रिमांड पर हैं, टॉर्चर तो नहीं कर रहे होंगे? हाँ, नहीं, आई डोंट थिंक। तो ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है। आई थिंक ना किसी सहाफ़ी के साथ करते हैं, किसी के साथ भी नहीं किया मेरे ख्याल से। पहले किया था, अभी तो असद ने भी यही कहा था कि उसके साथ कोई ज़्यादती उस तरह की नहीं हुई फिजिकल। मेरे ख्याल से मती के साथ भी कोई इस तरह का नहीं हुआ था। हामिद मीर साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, वो तो उनके साथ तो मामला ही अलग हो गया था, उनको तो कातलाना हमला हुआ था। लेकिन नहीं, मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं यार, हमें तो वो PTI के एक वो थे, कहते थे अल्लाह को जान देनी है। सर जरदारी साहब की तो जेल में बड़े दोस्तियां हो गई थी, बड़े किस्से। आपकी नई दोस्तियां कितनी हुई सर अरे जेल बहुत में? बहुत दोस्तियां हुई। जेल वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज आप जब जेल में होते हैं ना, अच्छा FIA सेंटर में क्या था कि उसमें तो आप रिमांड पे है ना, 5 दिन 4 दिन 2 दिन 3 दिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं तो खैर 12 दिन रुक गया था, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मुख्तसर क़याम। लेकिन जब आप जेल में जाते हैं तो आपके साथ कोई बंदा 4 साल से बैठा हुआ है, कोई 7 साल से बैठा हुआ है, कोई 3 साल से बैठा हुआ है। तो आप कहते हैं इंसान के ना दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, वो जो सूरत हाल दिखता है ना वो अपने ऊपर तारी करता है। कहते हैं यार क्या मेरे साथ भी ये हो जाएगा? जैसे जब मैं अरेस्ट हुआ तो तुम सबको खौफ होगा हमें भी ना उठा ले, हो रहा था ना, परेशानी हो रही होगी ना इस चीज़ की, यार यहाँ पे आ गए हमें भी ना उठा ले यार, नहीं बिल्कुल हो रहा था ना। तो मेरे साथ जब मैं जेल गया तो मैंने जब अपने इर्द गिर्द लॉन्ग टर्म कैदी देखे, मैंने कहा या अल्लाह, ये तो लोग कई सालों से बंद हैं यार, अलग और मतलब ड्रग्स, डकैती, अजीब व गरीब हेनस वायलेंट क्राइम्स, आपको उसमें घबराहट जा। और फिर जेल का अपना एक वाइब है बॉस, जेल का बड़ा खतरनाक वाइब है, हाँ डार्क वाइब है। और फिर एक चीज जो एक डेस्पेयर होती है जेल के अंदर, जो आपके इर्द गिर्द होती है, वो हमारे ऊपर वाले बैरक में मैं भूलूंगा नहीं, आखिरी दिनों में जब लाइट बहुत जा रही थी तो 5-5 घंटे लाइट जा रही थी, तो मुझसे ऊपर वाली बैरक में काफ़ी ज़्यादा कैदी थे, तो जब लाइट चली जाती थी ना तो वहाँ गाने गाना शुरू होते थे वो लोग, और उनको हाई पिच पे। Doesn't you remember which song I told you? What was the song? बड़ा गमज़दा गाना था यार, साथ चलती है यूं तो बनती है, क्या था ये? तेरी याद साथ है। तेरी, हाँ याद आ गया। अब वो बड़ा मजे का सीन हुआ, अब अंधेरा घुप, गर्मी भी आखिरी दिनों में हीट वेव चल रहा था, हम बैठे हुए जैसे, अचानक से ना पीछे से आवाज आती है, चलने को साथ मेरे। उसने एकदम हाई पिच पे गया ना वो, it was so sad. It was the saddest moment. क्योंकि मैं बताऊं क्यों सैड है। 5,800 या 900 टोटल कैदी हैं लानी जेल में, सिर्फ 100 या 200 हैं जो कॉन्विक्टेड हैं, बाकी सब अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। अब आप सोचें, कोई 4 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 3 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 5 साल से अंडर ट्रायल है, और 5 साल ट्रायल के बाद पता चला ये तो मुल्जिम था ही नहीं, बेगुनाह था, फिर क्या होगा? सो इससे एक डेस्पेयर आती है आपके अंदर कि यार मैं फंस गया। जेल में खुदकुशियां हो जाती हैं। मैं तो अभी तक विजुअलाइज कर रहा हूँ कि अगर तेरी याद साथ है, हाँ तेरी याद साथ, थोड़ी देर के लिए पूरा हाई पिच पे गया, एंड ही वाज ऑलमोस्ट क्राइंग, मतलब वो रो रहा था, वो गाना नहीं गा रहा था, तेरी याद साथ है, और वो गूंजी ना उसकी आवाज, और मेरा दिल बैठ गया, उसकी आवाज उठी और मेरा दिल बैठ गया ना।
मैंने कहा यार पता नहीं कब से बंद है बेचारा। ठीक है बहुत सारे लोग होंगे ख़राब कैरेक्टर्स, लेकिन यार मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग बेगुनाह भी बंद होंगे, या बेगुनाह नहीं भी हैं तो यार उनको कन्विक्ट करके सजा दे के किस्सा तमाम करो बॉस। ये अंडर ट्रायल प्रिजनर होना है यार, ये तो बहुत ही अजीब बात है यार, वेरी वेरी स्ट्रेंज। सर आप जब इस सारे प्रोसेस से निकल आए, बाहर आ गए, रिहा हो गए, जब आपने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे आपका तस्करा हुआ, जंग में हामिद मीर ने आपके नाम पे कॉलम लिखा, डॉन के एडिटोरियल्स आए, बीबीसी पे खबरें छपी, उसके बाद थोड़ा सा मतलब आईने में देख के सीना तो चौड़ा हुआ होगा कि मेरी ज़बान बंद करना आए थे, अब हर ज़बान पे मेरा नाम है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अताउल्लाह शाह बुखारी साहब का एक वाक़या है, बड़ा मज़े का वाक़या है। वो जब खिताब करते थे तो लाखों लोग जमा सुनते हैं, हज़ारों लाखों लोगों का मजमा हो जाता था। तो एक जगह कहीं तकरीर करने गए तो वहाँ बहुत बड़ा मजमा था, वापस आ रहे थे तो खेत के बीच में पंडाल से गुजर रहे थे, तो एक शख्स मिल गया, उसने पूछा वो अताउल्लाह शाह बुखारी का जलसा हो रहा है या ख़त्म हो गया? तो उन्होंने बोला यार वो तो ख़त्म हो गया। उनसे ही पूछा तो उसने कहा कि अच्छा, वो रोने लगा, कह रहा यार मैं उतनी देर से चल के आ रहा था, वो जलसा ही ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, बैठ गया। उन्होंने वही तकरीर जो उस पूरे जलसे में की थी वहाँ कर दी। तो उसने बोला कि आप अताउल्लाह शाह बुखारी हो? कह रहे हाँ। कह रहे यार वो साहब ने पूरी तकरीर, कह रहे उधर भी एक के लिए की थी इधर भी एक के लिए की है। ये नॉइज है बॉस, अल्लाह का शुक्र है लोगों ने याद रखा, प्यार दिया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पार्टनर हो सकता है कल मैं पकड़ा जाऊं और कोई ना खड़ा हो। हुसैन से ज्यादा तो हक पे कोई नहीं था, 72 लोग खड़े हुए थे उनके साथ, इससे क्या फर्क पड़ता? ये खतरनाक थॉट है। अगर आप इस वजह से ये काम करना शुरू कर देंगे कि मेरे साथ लोग खड़े होते हैं, तो ये खतरनाक, ये आपको मरवा सकती है। ये थॉट इमोशनली भी हर लिहाज से आपको फंसा सकती है, हो सकता है लोग कल ना खड़े हो, फिर आप क्या करेंगे? सो यू हैव टू डू व्हाट इज राइट रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। आप मजबूर हैं आपको वो करना है। अल्लाह ने आपको एक साइन करके, डॉक्यूमेंट साइन करके, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वी हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह आपने जो हमें कवानीन दिए उसके ज़रिए चलना है, क्या करें? हाँ, सबकी मेहरबानी, सबका शुक्रिया। इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, पहले हम कहीं भी जाते थे वहाँ कोई नहीं मिलता था, अभी हम कहीं भी जा रहे हैं लोग अच्छा, लोगों को ये लगता है वो हमें जानते हैं बहुत अच्छी तरह, तो बहुत पर्सनल लॉजिक के सवालात भी कर रहे हैं ना, कहीं बाहर मिल रहे हैं तो ठीक है, उनकी मोहब्बत है। लेकिन हाँ, इसमें प्रेशर भी होता है कि आप, पहले हम यार चाय के होटल में बैठ के कोई भी उल्टा पुल्टा मजाक कर रहे हैं, गपशप लग रही है, अभी थोड़ा सा आवाज़ कंट्रोल रखनी पड़ रही है, क्या बातें कर रहे हैं सोचना पड़ रही है। ये है। आपकी ज़मानत हुई, अभी उसके बाद आपको कोर्ट बुलाया जाता होगा, पूछगछ के हवाले से पेशियाँ होती हैं, तो अब आपको कैसा फील होता है वहाँ जाने का? जो भी यार अभी सच्ची बात ये फ़हीम कि मेरे तो बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं ना, मतलब अभी तो बहुत सारे ट्रॉमा है, ट्रिगर पॉइंट्स हैं, कुछ जगहों को देख के, कुछ लोगों को देख के कुछ चीज़ें देख के एक ट्रिगर तो होती है ना एंग्जाइटी के, यार पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं लगता, आई थिंक टाइम लगेगा, आहिस्ता 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 विल रिकवर। और केस हम तो तैयार हैं हर तरह के केस का सामना करने के लिए। ड्यू प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट वाला प्रोसेस नहीं, ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ, एक तो अपने काम पे भी और अपने लॉयर्स पे भी, वी विल विन दिस इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने एक बात बोली कि इख्तियार और ताकत वाले का हिसाब बड़ा सख्त होगा, अल्लाह आसानी करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रफ्तार में भी इख्तियार तो है आपके पास, कि मतलब एक जिम्मेदारी तो है ना, बिल्कुल है। कि अगर किसी की ज़िंदगी हम बेहतर कर सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं, अल्लाह ना करे कर भी सकते हैं। तो मतलब इस जिम्मेदारी को जब देखते हैं तो फिर थोड़ा सा डर लगता है या बहुत डर कमज़ोरी लगता है। फील होती है? बहुत डर लगता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उन 10 से 15 लाख फैंस और सब्सक्राइबर्स की जो रफ्तार को फॉलो करते हैं, और अब तो खैर इसकी तादाद जो सब्सक्राइबर नहीं भी है उन तक भी है, पता नहीं कितने लोगों तक रफ्तार और हमारा पैगाम पहुंच चुका है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ है कि यार अल्लाह ताला, इसीलिए जब हमें बोल भी रहा था कि जब हम ये करने बैठे तो रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, अल्लाह ताला सही बात कहने की तौफीक दे। इंसान पूरी दयानतदारी और इखलास के साथ गलतियां करता है, पूरी दयानतदारी और इखलास के साथ, क्योंकि वो है ही खता का पुतला। कोई अपने बारे में ये क्लेम नहीं कर सकता मैं कोई गलती नहीं करता, ये
डेड पीपल डोंट मेक मिस्टेक्स, मुर्दे गलतियां नहीं करते, जिंदा लोग गलतियां करते हैं। सो इस पे बहुत खौफ आता है भाई। सबसे बड़ा ज़िंदगी का खौफ यही है कि जिस चीज़ का नारा लगा दिया है ना, मूवमेंट फॉर सोशल चेंज, और ये आयत जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ, इसका बहुत खौफ रहता है कि अल्लाह ताला इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और इसी पर मौत दे। जब रिहाई हो गई आपकी तो क्या फीलिंग्स थी? उस दिन भी बड़ी गर्मी थी, हाँ, नहीं उस दिन तो बहुत डिस्टर्ब्ड फीलिंग थी। इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वापस आके कैसा लगा? वेरी डिफिकल्ट, पहली बार ऑफिस आया तो कैसा लगा? वेरी डिफिकल्ट। पहला हफ्ता तो बहुत डिफिकल्ट था, मुश्किल था, सच बता रहा हूं। बस एक आपको एक सेटल नहीं हो पा रहे होते, वो इतनी एक मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजार के आप आ रहे होते हैं ना, वो इतना मतलब ख़ासतौर पे जेल, फिर कह रहा हूँ जेल का 1 वीक, वो बिल्कुल एक डिफरेंट ज़िंदगी होती है, उसकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो आप बिल्कुल वो इतना एक स्टार्कली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है कि आपको किसी और जगह पे दोबारा रिकैलिब्रेट करने में को हफ्ता 10 दिन लगते हैं। 2 चीज़ें मैं बताना चाह रहा था। जेल में ना एक, जब मैं गया तो 1 अप्रैल को मैं अपने बैरक में था, तो मुझे आए भाई मुलाकात आई है, तो मुलाकात मुझे वो लेके गया, वो चलता रहा, तो वो मुझे एक पतली सी गली में ना बहुत सारे लोग बैठे, उससे निकाला, यूं अजीब सी जगह थी मुझे, तो मैंने कहा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। खैर वो लेके इधर गया, फिर वो एक जगह, एक ऐसा लंबा सा कमरा था, वहाँ लेके चला गया। उस कमरे में खिड़कियाँ बनी हुई थी, 1 2 मेरे ख्याल 10 या 15 खिड़कियाँ थी। उन खिड़कियों पे शीशा, गंदा सा शीशा था या प्लास्टिक थी, जो भी थी वो था, और इधर एक फ़ोन था, उधर एक फ़ोन था। जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, इंडियन इंग्लिश फिल्मों में, उसको कहते हैं डब्बा, उस कमरे का नाम है डब्बा। तो डब्बे में मुलाकात आई है आपकी। तो मैं, अच्छा वो जगह देख के मुझे शदीद परेशानी हो गई। मैंने कहा ये क्या जगह है, और उसने बोला आपके घर से लोग आए हैं। अब मैं ना, मुझे कह रहा है जाओ खिड़की चेक करो, मुलाकात आई है तुम्हारी। हाँ अच्छा, हाँ वही था। अब यकीन करो यार, मैं दिल में दुआ कर रहा हूँ यार, अल्लाह ना करे कि मेरी बीवी और बेटी को मैं उसके उस तरफ देखूँ। वो जगह इतनी अजीब सी थी ना, तकलीफ दे जगह थी। लोग बेचारे कर रहे थे बात, लेकिन मुझे एक वो हो रहा था, तकलीफ हो रही थी उस चीज़ को देख के। खैर मैं खिड़की चेक करता रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा नहीं है भैया। फिर आपसे कह रहा नहीं इधर ही है, जाओ चेक करो। फिर मैंने दोबारा, खैर 2 चक्कर लगाए, नहीं थे, मैं वापस आ गया। फिर उसने, वहाँ पे एक चलता है मददगार वायरलेस चलता है, अंदर फोन्स तो नहीं होते। तो उसने पूछा, तो उसने फिर मुझे बोला नहीं, फिर उसने मुझे हाथ पे ठप्पा लगाया, उसने बोला तुम्हारी माड़ी में है मुलाकात। माड़ी एक और जगह है, वो जेल के दरवाजे के साथ एक छोटा सा कमरा है, मेरे ख्याल से 10 बाय 10 फीट का कमरा होगा, ऐसे ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उस पर टूटे फूटे कुछ कुर्सियाँ, सोफे पड़े हुए हैं, और वहाँ 1.5 दर्जन लोग अपने कैदियों से मुलाकात करने के लिए आए हुए होते हैं। तो वहाँ पे मैं गया तो तज़ीन और मेरे घर वाले बैठे हुए थे, बीवी और बेटी बैठे हुए थे। तो वो हमारे लिए एक टफ एक्सपीरियंस था, मुश्किल एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो जगह बड़ी ट्रॉमेटिक थी। जेल में कह रहा हूँ ना, जेल का वाइब खतरनाक है। तो उधर हम थोड़ा सा तकलीफ दे हमारे कुछ चंद मिनट गुजरे, लेकिन उसी दौरान वहीं पे एक फीमेल पुलिस ऑफिसर बैठी हुई थी। उसने तज़ीन को टैप किया, बोला ये फरहान मलिक हैं, रफ्तार वाले। तज़ीन ने, अच्छा मुझे भी नहीं पता, तज़ीन ने मुझे बाद बताया कि मैं, तो इसने बोला, पहले वो घूरती रही ना, मैंने कहा पत्नी को नज़र रखी हुई है, इसने क्या कर रही है। मैंने कहा आई फेल्ट वॉच्ड कि यार बहुत ज़्यादा ही हमें गौर से देख रही है। तो फिर उसने पूछा जी, इसने बताया तज़ीन ने कि हाँ है। कह रही है आई एम अ बिग फैन, मुझे इनका ऑटोग्राफ दिलवा दे। और यार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बुखार उतर गया। मैंने कहा फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, बाद नहीं है आसानी, साथ है, इसी माड़ी में आसानी है। एक निज़ाम अल्लाह का है, वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एंड दे प्लान एंड अल्लाह प्लान्स, एंड वेरिली अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स। अल्लाह आफियत का मामला फरमाए, अल्लाह आसानी का मामला फरमाए। लेकिन जब फंस जाओ भाई, तो अल्लाह पर भरोसा रखो,
हमने अपने लिए कोई आफत नहीं मांगी, हमने कोई फेक न्यूज़ नहीं चलाई, कोई ट्रोल्स वाला कंटेंट नहीं क्रिएट किया, पढ़ा लिखा, एडिटोरियली साउंड, फैक्चुअली चेक्ड कंटेंट प्रोड्यूस किया। उसके बावजूद एक मुसीबत आ गई, अल्लाह की तरफ से आ गई। अल्लाह पे हमारा भरोसा है, अल्लाह ही निकालेंगे, अल्लाह ने निकाल दिया, इंशाल्लाह आगे भी निकालेंगे। ये अपडेट दे दें कि जी। केस की पोजीशन क्या है, हाँ, very good। क्योंकि अभी तो आप जमानत पे रहे हुए जी। हैं, तो ये मामला कब तक चलेगा और क्या होगा इसमें? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमने रेस किया। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा फाइन से रिप्लेस हो सकती है, उसमें तो आपको किसी को वैसे भी अंदर रखने की इजाज़त नहीं होती। मैं फैक्ट्स नहीं करता, मतलब कहीं भी ये हो कि ये होगा या ये होगा या ये दोनों होगा, तो बेसिकली वो जो भी आपकी सज़ा है वो रिप्लेसेबल है विद अ फाइनेंशियल फाइन। तो उसमें तो आपको एक भी दिन की बेल रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यानी कि वो तो अगर जुर्म साबित भी हो गया तो पैसे देके खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो एक तो इस बात को समझे। तो जो भी मतलब गलत ही सही, लेकिन जो भी दफात भी लगाई गई हैं वो उसमें ये मसला है, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। मुझे बार बार अदालत जाना होगा, मुझे बार बार पेशी होगी, ये पूरा यही पनिशमेंट है। इसकी कोई सज़ा इंशाल्लाह कोई एक बंदे को भी इस पे कन्विक्ट नहीं होगा कोई, इंशाल्लाह आप देखेंगे कोई भी नहीं कन्विक्ट होगा। मैं तो कहता हूँ आप निकाल के देख लें पैका के ऊपर क्या कन्विक्शन रेट है, 16 से है पैका, देख लें कितना कन्विक्शन रेट है, समझ में आ जाएगी कहानी आपको। क्रिमिनल डेफेमेशन देख लें, पूरी पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई एक आधा केस है जिसमें किसी पे क्रिमिनल डेफेमेशन का केस साबित हुआ। तो ये तो है, चलेगा केस। अक्सर लोग समझते हैं कि अब बेल हो गई, केस चलेगा, या तो सी क्लास कर दें, क्या कहते हैं सी क्लास करते हैं ना, सी क्लास कर देंगे या FIR क्वाश हो जाएगी, बस। आप अक्सर अपने आप से सवाल करते हैं ना जब आप अंदर होते हैं, और मैं अपने रफ्तार की टीम से भी ये बात करना चाह रहा हूँ स्पेशली, और फिर बाकी तो पूरी दुनिया में जो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं। हम ये समझते हैं कि बहादुर लोग कोई 12 सिंगे होते हैं, उनके आगे पीछे 4 आंखें होती हैं, वो 200 मील फी घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमारे आपके जैसे लोग होते हैं। जब कोई मुसीबत पड़ती है तो वो परेशान भी होते हैं, उन्हें घबराहट भी होती है, उन्हें पैनिक अटैक्स भी होते हैं। वो उन तमाम चीज़ों को महसूस करते हैं जो मैं और आप महसूस करते हैं, लेकिन वो उसके बावजूद वो काम करते हैं जो करने वाला होता है। इसीलिए वो बहादुर होते हैं। अगर कोई बंदा खौफ महसूस ही नहीं करता और फिर कोई काम करता है तो उसमें बहादुरी किस बात की? बहादुरी किस बात की हुई? बहादुरी तो है ही है ना कि मैं किसी चीज के ऊपर एक बोझ महसूस कर रहा हूं और उसको उठा लिया मैंने, तो ये बहादुरी है। तो नंबर 1 ये, बहादुर लोगों का DNA अलग नहीं होता। ओ यार वो तो यार हमारे करने का काम नहीं है, नहीं, बिल्कुल मेरे आपके जैसे लोग। और ये बात मुझे मेरी वाइफ ने, वन ऑफ द डेज आई वाज फीलिंग वेरी डाउन एंड शी सेड दिस टू मी। मैंने कहा यार मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं। हम सब कमजोर हैं, हम सब कमजोर हैं। सो एक तो समझे इस बात को, ये हमने बना दिया वो हीरो सिंड्रोम, मसीहा। कोई एक बंदा उठेगा 5 करोड़ में से जो ये काम करेगा? नहीं, 5 करोड़ लोग ये काम करने के अहल हैं। 5 करोड़ लोग हीरोज बन सकते हैं। ओ भाई अपने घर में हीरो बन जाओ। छोटे भाई के साथ ज्यादती हो रही है, भाभी के साथ ज्यादती हो रही है, बहू के साथ ज्यादती हो रही है, बीवी के साथ ज्यादती हो रही है, ओ वहां तो हक पे खड़े हो जाओ। नहीं ये तो सास बहू का मामला है, छोड़ दो लंबी बातें। मुल्की सियासत, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी छोड़ दो। अपने घर में तो बहादुरी दिखा दो। जब आप इस सतह पर बुजदिली दिखाते हो और उसको मसलहत का नाम देते हो, देखो लोग अक्सर मसलहत के लिए सुलह हुदैबिया का जिक्र करते हैं, और मैं हमेशा ना, मुझे अब ये आई थॉट मैं इस बात को थोड़ा सा जब मुझे मौका मिलेगा मैं क्लियर करूंगा। सुलह हुदैबिया में जब अल्लाह और अल्लाह के नबी और सहाबा पलटे एहराम खोल के, तो उनके दिमाग में कहीं 1% भी ये शक नहीं था कि हमको मक्का फतह नहीं करना। वो इस चीज से पीछे नहीं हटे थे कि हमें मक्का फतह करना है। उन्होंने कहा अभी नहीं जा रहे। वो अपने गोल को नहीं उन्होंने फोरगो कर दिया था, छोड़ो यार चलो मक्का, नहीं, वो सारा जो भी हुआ वो ये था कि अभी नहीं जा रहे।
इसीलिए अल्लाह ने सूरह फतह उतारी ना कि भाई तुम जाओगे, होगा सब कुछ, अल्लाह ने भी उनको सहारा दिया। हम क्या करते हैं, हम एक मकसद से निकले, मुश्किल आई, चलो सुलह हुदैबिया कर लेते हैं और फिर हमेशा के लिए उधर से मुंह मोड़ लेते हैं। नहीं भाई, यू आर रीराउटिंग, यू आर नॉट सेइंग कि अच्छा उधर जाते ही नहीं है। ये सुलह हुदैबिया का कोई मैसेज नहीं है। आप रीराउट कर सकते हैं, रीस्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, मकसद नहीं छोड़ सकते, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। अच्छा सर, ये तमाम तर मामला आपने देख लिया, बल्कि आपने न सिर्फ देखा, एक्सपीरियंस कर लिया अब। तो एक तो होता है ना, हमने एक्सपीरियंस ना किया होता, हम लोग बात कर रहे होते हैं, उसकी नौयत अलग होती है। अब आप बता दें, हम इस निज़ाम से, इस मुल्क से उम्मीद रखें, इस नौजवान इस मुल्क से अब उम्मीद रख सकते हैं? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास उम्मीद रखने के अलावा। इस मुल्क से उम्मीद रखने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मायूसी कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए आपके लिए। मायूसी तो बुज़दिली है, मायूसी तो आपको डिसएम्पावर करती है, बोलते कुछ नहीं होगा। सोचो ना, तुम इधर काम पे आते हो, तुम अभी ये सोच लो यार कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, मेरा घर नहीं चलेगा यहाँ से, तुम्हारी क्या मोटिवेशन रह जाएगी यहाँ आने के लिए। इंसान इस उम्मीद से आता है ना कि यार कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ करूँगा। बुनियादी तौर पे तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, हमें तो अपना काम करना चाहिए। लेकिन मायूसी फिर भी हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आप मायूस हो, मुसलमान तो कभी मायूस हो ही नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये तो एक ईमान की बात हो गई ना, एक एम्पेरिकली भी देख लेते हैं। इस मुल्क के 16 करोड़ लोग 30 साल से कम उम्र के हैं, कमोबेश, इससे ज़्यादा होंगे कम नहीं होंगे। 16 करोड़ लोग अगर आप एक जगह जमा कर देंगे तो ये दुनिया का कोई 8वां या 7वां या 9वां बड़ा मुल्क बन जाएगा, इफ़ नॉट बिगर। पाकिस्तान की तारीख में जब से हम बने हैं उस वक्त से अब तक कुछ 86 लाख या 90 लाख लोग एक्सपैट्स हैं। ठीक है, चलो भाई बहुत बुरे हालात हैं। इन 16 करोड़ में से 1 करोड़ लोग मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, 2 करोड़ लोग मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। मैं कहता हूं 3, 4, 5, 6 करोड़ लोग मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, जो कि नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। दुनिया के किसी मुल्क में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जहां वो आपको रख ले। ठीक है ना, 10 करोड़ तो इधर है, उनको कोई होप, कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है हमें। उनको बोले यहां कुछ नहीं होगा, खुदकुशी कर लो, ड्रग्स करना शुरू कर दो, क्राइम में पड़ जाओ। 3 साल पहले उन्हीं नौजवानों को होप और डायरेक्शन देने के लिए हम लोगों ने यह काम शुरू किया था यार। और आज होप और डायरेक्शन मिली है उनको। हम पीछे हट नहीं सकते। वी आर नॉट अ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट अ मीडिया, वी आर अ मूवमेंट फॉर सोशल चेंज। सबको ये बात समझनी पड़ेगी। हम भाई आप नहीं उन बच्चों को छोड़ सकते, उन 10, 15, 16 करोड़ बच्चों को। यार मैं जेल सेल में था ना, वहां शीट्स गंदी थी, बिस्तर खराब था। मैं जहां पे वहां रुका ना, तो मैंने उसको साफ किया ना यार, मैंने उस बाथरूम में पानी बहाया ना यार। आप कहीं जेल सेल में भी कहीं रह रहे होते हो तो उस जगह को, मैं कहता हूं यार, जानवर जिस जगह पे रहते हैं उस जगह को झाड़ते हैं, साफ करते हैं। यार हम इस मुल्क में रहते हैं और हम सिर्फ गाली देते रहे। फिक्र करें बीवी की, बच्चों की, अपनी, और नाउमीद इस मुल्क से हो जाएं। अपने आप से नाउमीद हो जाओ तुम। वी शुड हैव ऑलवेज हैव होप। और दूसरी बात भाई साहब समझें, एक बेसिक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। तकलीफ तो होगी, दोनों तरफ तकलीफ होगी। मैं एक दिन बैठा हुआ था, 1 अप्रैल को मैं जेल में था, तो मुझे याद आया फैसल कि 1 अप्रैल 2022 को मैंने समा से रिज़ाइन किया था शाम 5 बजे, और 1 अप्रैल 2025 को शाम 5 बजे मैं लांडी जेल के सर्कल 7 के बैरक नंबर, पता नहीं कौन सा बैरक था, उसमें बैठा हुआ था। मैंने कहा यार 3 साल में यार फरहान मलिक तुम जेल पहुंच गए यार। तो मैंने थोड़ा देर अपने आप को ना पीछे गया। मैंने कहा अच्छा क्या होता, नहीं करते पंगे, फाइनेंशियल भी नुकसान हुआ, लोग भी परेशान हो रहे हैं,
सारा कुछ हो रहा है, टेंशन भी हो रही है, एंजाइटी भी हुई है, खौफ भी है, सारा कुछ है, तो तकलीफ तो है, जेल में पड़े हुए हो, तकलीफ तो है। फिर मैंने कहा नहीं, चलो लेट्स गो बैक टू 1 अप्रैल 2022। मैं अगर रिजाइन नहीं करता समाज से, वही बैठा रहा था, जो हो रहा था होने देता, सुम्मुन बुकमुन उम्यून हो जाता, और आज तक वहीं बैठा होता, डब्बे घुमा। तो क्या मैं खुश होता? मैं रोज अपने आप को गालियां देता, मैं रात घर जाता और मैं चिड़चिड़ेपन का शिकार होता, मैं रोज तकलीफ से गुजरता, रोज जीता रोज मरता, क्योंकि मेरे अंदर का कॉन्शियंस मुझको रोज ठोकता, कहता क्या कर रहा है तू, क्या औकात है तेरी, कोई तुझे, तेरे पास ना अथॉरिटी है, ना तेरे पास इंटेग्रिटी है, ना तेरे पास कॉन्शियंस है, क्या जिंदगी जी रहा है तू। तो तकलीफ तो वो भी थी ना। इसी तरह लाखों करोड़ों नौजवान हैं जो उन करियर्स में, उन चीजों में बैठे रह जाते हैं, लोग हैं जहां उनको तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो उस रिस्क की तकलीफ नहीं लेना चाहते जो उनको ग्रोथ ट्रैक पे डाल सकता है। तो तकलीफ तो होगी, यू हैव टू पिक योर पॉइजन। बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है, पिक योर पॉइजन, पिक योर पेन। बगैर तकलीफ की जिंदगी नहीं गुजरेगी। आइदर तुम जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, डाइट कंट्रोल में रखो, तो उसमें तकलीफ है, यार सब खा रहे हैं मैं नहीं खा रहा, यार सब घूम रहे हैं मैं जिम जा रहा हूं, तकलीफ है। दूसरी तकलीफ ये है कि तुमने खूब खाया पिया, मुरगन गजाएं खाई, मोटे भैंस हो गए, डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, उधर भी तकलीफ है। कौन सी तकलीफ बेहतर है? कौन सी तकलीफ बेहतर है? जिम वाली। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आज एक 15 साल के नौजवान को रफ्तार की शक्ल में उम्मीद नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, करे है यार, कोई है, उसको कोई रोल मॉडल मिल रहा है। मुझे नहीं जानते लोग, रफ्तार को जानते हैं। अक्सर लोग मुझे मिल रहे हैं, वो मेरा नाम नहीं जानते। यार आप वो रफ्तार वाले भाई है ना, कल मैं एक जगह जा रहा था, तो रफ्तार वाले भाई, मैंने कहा जी भाई मैं रफ्तार वाला भाई। डजंट मैटर, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मैं मर भी जाऊं, रफ्तार बढ़नी चाहिए।